सारे बच्चों को 12वीं की कंप्लीट बायो की रिवीजन करा दिया है। बस लायक है क्या? लेकिन यार एंड मोमेंट पे भी इनको ना थोड़ी सी क्विक रिवीजन तो चाहिए, नहीं तो इनका ना कॉन्फिडेंस नहीं बनता कि ये सच में 70 on 70 ला सकते बात तो सही है। हैं। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? तो मैम करवा देते हैं ना फिर क्विक रिवीजन। आज हम आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरी बायोलॉजी कराने वाले हैं। इस वीडियो की हेल्प से आप बिल्कुल एंड मोमेंट पे भी पूरी बायोलॉजी रिवाइज कर सकते हो। तो बच्चों ये कोई ऐसे वैसे रिवीजन नहीं होने वाली है। हम जो यहाँ रिवीजन करा रहे हैं ये तुम्हें इंडस्ट्री के बेस्ट नोट से रिवीजन मिलने वाला है। दीज आर गोइंग टू बी आवर इन्फी नोट्स। बिल्कुल, और आपको वीडियो भी मिलेगी। आप इसको 2x पे 3x पे जैसे सुनना चाहो सुन सकते हो। और इन नोट्स की हेल्प से आप बिल्कुल एग्जाम से 1 घंटे पहले भी पे रैपिड रिवीजन कर सकते बिल्कुल हो। एंड यस, यहाँ पे मैम आपको ज़ूलॉजी पढ़ाने वाली है और मैं यहाँ पे बॉटनी कवर करा देते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बिल्कुल, चलो शुरू करते हैं फिर सिलसिला। भाई अगर लास्ट मोमेंट पे तुमको कोई वीडियो हेल्प कर सकते हैं वो यही वीडियो होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। एंड पहले मैं बॉटनी कवर करा दूंगी, उसके बाद ज़ूलॉजी जो है आपकी चेल्सी मैम कवर करा देंगी। सो वी आर स्टार्टिंग विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, 7 चैप्टर्स बॉटनी के हैं, बाकी ज़ूलॉजी के हैं। तो 7 चैप्टर्स फटाफट से मेरे साथ रिव्यू कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को फटाफट से रिवाइज करेंगे बच्चे। देखो कितने प्यारे नोट्स हैं, यही हमारे इन्फी नोट्स हैं। अभी मैं तुमको यहाँ से पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर ये नोट्स तुमको भी चाहिए, इनका पीडीएफ चाहिए, तो यहाँ लिंक दिया हुआ है आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में। इसको जाके आप स्टूडेंट जरूर एक बार चेक करना। एंड यू कैन ऑल्सो बाय देम इफ यू वांट टू फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन्स। सो यस, सबसे पहले फ्लावर बच्चे, फ्लावर ही आपका जो है एंजियोस्पर्म्स के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। आपके वहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल है। मेल आपका एंड्रोशियम होता है, फीमेल आपकी गाइनोशियम है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली आपको जो एंड प्रोडक्ट्स यहाँ से मिलते हैं दैट इज योर सीड एंड फ्रूट। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द प्री फर्टिलाइजेशन पार्ट। प्री फर्टिलाइजेशन के आपके जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं उसमें है आपका स्टेमन। मेल की अगर हम बात करें, स्टेमन है आपके पास में, दैट इज हैविंग योर फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट आपका बाइलोब स्ट्रक्चर है, डाइथिकस है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। ये सारे फीचर्स हमने इसके बारे में पढ़े हैं। और फिलामेंट वहां पे वो डंडी यानी कि स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है। एंथर जो होता है, 4 साइड में जो एंथर की होती है, इसके अंदर आपके जो है माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, जो कि आपकी स्पोरोजीनस टिश्यू से ये बना है। ठीक है, ये एंथर की वॉल्स वाला डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपको समझा दिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो फ्यूचर में जाके यही पॉलन सैक बनता है। लेयर्स की बात करें, बाहर वाली एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड लास्टली टेप्टम। ठीक है, इनमें से 3 जो है वो प्रोटेक्शन और डाइसेंस में इन्वॉल्व है। बात करें टेप्टम की तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। राइट, सो टेप्टम इनर मोस्ट है, न्यूट्रिटिव है। सेल्स जो है डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, बायन्यूक्लिएट होते हैं मोस्टली ये, है ना, क्योंकि इनके अंदर क्या चल रहा है बच्चे, इनके अंदर आपका जो है ओनली द कैरियोकाइनेसिस इज गोइंग ऑन। सप्लाइज मटेरियल्स फॉर पॉलन वॉल्स, पॉलन के लिए भी ये मटेरियल को सप्लाई करती है। कमिंग ऑन टू द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर उसके बाद बच्चे यहाँ पे जो स्पोरोजीनस टिश्यू रहती है उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, दे आर गोइंग टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर टेट्राड आफ्टर मियोसिस, आफ्टर अंडरगोइंग द मियोसिस। 4 माइक्रोस्पोर्स यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड आपको मिलेगा, जिसको हम पॉलन ग्रेन्स भी कह रहे हैं। माइक्रोस्पोर्स ऑब्वियसली हैप्लॉइड है क्योंकि मियोसिस हो चुका है। पॉलन ग्रेन की बात करें तो ये आपका मेल गैमेटोफाइट रहता है। इट्स नॉट मेल गैमेट, इट्स मेल गैमेटोफाइट। 100 बार ही बता चुकी हूँ। वॉल यहाँ पे डबल लेयर्ड होती है, जहाँ पे एग्जाइम बाहर वाली है स्पोरोपोलिन से बनी है, हाईली रेजिस्टेंट होता है, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है। एंड इवन इसका नेचर की वजह से इसको फॉसिल के फॉर्म में भी बहुत समय तक स्टोर किया जा सकता है। इन टाइम की बात करें तो सेल्यूलोज और पेक्टिन से ये बनी हुई है। 25 से 50 माइक्रोमीटर का ऑलमोस्ट जो है आपका पॉलन ग्रेन का साइज रहता है। जर्म पोर्स की अगर हम बात करें तो वहां पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं आपके, है ना, एग्जाइम के ऊपर, जहां से पॉलन ट्यूब इमर्ज आउट होती है। फॉर्म नहीं होती, फॉर्म इन टाइम से होती है। पॉलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स अगेन ड्यू टू स्पोरोपोलिन, ये मैंने बता दिया। अब आते हैं सेल्स इन द पॉलन ग्रेन। 2 तरह के पॉलन ग्रेन के अंदर सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव है, एक जनरेटिव है। वेजिटेटिव लार्ज है, अबंडेंट फूड रिजर्व इसके अंदर प्रेजेंट है, और इसके अंदर लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस रहता है, जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं, जिसका कोई ऐसा बहुत खास रोल नहीं है, पर स्टिल पॉलन ट्यूब की जब फॉर्मेशन होगी तो ये न्यूक्लियस सबसे पहले जाएगा। जनरेटिव सेल की बात करें तो छोटा है, इसी के साइटोप्लाज्म में छोटा सा स्पिंडल शेप का सेल ये पड़ा रहता है, डेंस साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमीट्स बनाता है। पॉलन ग्रेन के जो सेल्स है बच्चे 2 सेल स्टेज पे नॉर्मली 60% आपके एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। और वही अगर हम बात करते हैं आपके
इफ वी टॉक अबाउट द रिमेनिंग आपके जितने भी सेल्स रहते हैं वो 3 सेल स्टेज पे शेड होते हैं। पार्थेनियम यहाँ पे जो है बच्चे वो पॉलन आपकी कैरेट ग्रास सबसे ज्यादा एलर्जी कॉज करती है। देन आता है वायबिलिटी, ये आपके बेसिकली हर एक पॉलन ग्रेन का एक टाइम पीरियड है जब तक कि वो जर्मिनेशन के काबिल है ना, और ये वेरिएबल होता है। राइज और वीट में 30 मिनट्स है और इन्हीं सभी फैमिलीज के अंदर इट्स फॉर सेवरल मंथ्स। और क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है इसका -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम इसको स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। अब आ जाते हैं आपका फीमेल का स्ट्रक्चर, पिस्टल रहता है, ठीक है। फीमेल पार्ट इज अ पिस्टल जिसमें 3 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जहां पे आपके पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं आके, स्टाइल आपकी ये लंबी सी डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें पोलन ट्यूब मूव करती है। लास्टली आता है आपका ओवरी विच इज द बल्जिंग पोर्शन जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। फ्यूनिकल की अगर हम बात, ओव्यूल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ फ्यूनिकल रहता है विच इज अटैच्ड विद द योर ये आपका जो है फ्यूनिकल प्लेसेंटा से अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइलम की जगह पे, हाइलम एक जंक्शन जैसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच कर रहा है, ठीक है, ये जंक्शन है। फिर आते हैं इंटेग्यूमेंट्स, ये इसके आउटर कवरिंग्स होती है। माइक्रोपाइल यहाँ पे बच्चे ओपनिंग रहेगी आपकी, ठीक है। देन आ गया चिलाजा जो कि बेसल पार्ट होता है। सो ओव्यूल के 2 पार्ट्स हैं, ऊपर वाला माइक्रोपाइल है, नीचे वाला चिलाजा। एम्ब्रियो सैक क्या है बच्चे, यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट रहता है, ठीक है, इट्स अ फीमेल गैमेटोफाइट। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ ओव्यूल्स, एक होगा तो एक सीड बनेगा, ज्यादा होंगे तो ज्यादा सीड्स बनेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपके नंबर ऑफ जो है आपका क्या है, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करता है और देता है हमको मेगास्पोर्स। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस है, एमएमसी मेगास्पोर करेगा 4 मेगास्पोर बनाएगा, लेकिन यहाँ पे चारों के चारों फंक्शनल नहीं होते, केवल एक होता है जिसको हम फंक्शनल मेगास्पोर कह रहे हैं। इसीलिए इस तरह की डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी के 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। फर्दर वहां पे मियोसिस होने के बाद 3 एंडोमाइटोटिक डिवीजन चलेगी, जिसके बाद हमको मिल जाता है एक इस तरह का स्ट्रक्चर विच इज द मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर 7 सेल्स होते हैं, 8 न्यूक्लियस है। यहाँ पे आपके चिलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल्स होंगे, माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिस जो होते हैं, एक एग होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को तीनों सेल को मिला के हम एक apparatus भी कहते हैं। सेंटर में आपका एक बड़ा सा सेंट्रल सेल है और साथ ही में 2 पोलर न्यूक्लियाई उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज फॉर्मिंग 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस। एंड यस, यहाँ पे फिलीफॉर्म apparatus का स्ट्रक्चर नहीं भूलेंगे, इसका फंक्शन भी नहीं भूलेंगे, है ना। ये हेल्प कर रहा है, इट गाइड्स टू द एंट्री ऑफ योर जो भी आपके मेल गैमीट्स की एंट्री अंदर करा रहा है सिनर्जिड्स के अंदर, वो यही फिलीफॉर्म apparatus करा रहे हैं। तो इसका अरेंजमेंट हमने बता दिया, एक apparatus है, 2 सिनर्जिस, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। सेंट्रल सेल हो गया, 2 पोलर न्यूक्लिया। अब आते हैं पॉलिनेशन पे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा, पॉलिनेशन है। टाइप्स की बात करें, ऑटोगेमी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, रेयर होता है ओपन फ्लावर्स में। जिटोनोगेमी की मोस्टली ये आपके क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में मिलेगा, ठीक है। जिटोनोगेमी क्या है बच्चे, यहाँ पे एक ही प्लांट के अंदर अगर 2 तरह के फ्लावर्स है उनके अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, जेनेटिकली लेकिन ये ऑटोगेमी ही है, क्योंकि जीन्स यहाँ सेम रहेंगे, ठीक है। सेम प्लांट है तो सेम जीन्स रहने वाले हैं। जीनोगेमी में आपका जेनेटिक वेरिएशन दिखता है बिकॉज 2 डिफरेंट प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है। फ्लावर्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जो कभी नहीं खुलेंगे, इनवेरिएबली ऑटोगेमस होते हैं और आपको शॉर्ट सीड सेट यहाँ पे मिलता है। इसके एग्जांपल है कॉमलिना, वियोला एंड ऑक्सैलिस, ठीक है। अब आते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जिनको हम पॉलिनेटर्स कहते हैं। एबायोटिक की बात करें तो विंड ऑन वाटर है, बायोटिक में इंसेक्ट्स, देन और भी बहुत सारे एनिमल्स हमारे आ जाते हैं। विंड पॉलिनेशन के कुछ कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, जो पॉलन होगा हल्का नॉन स्टिकी होगा, एक्सपोज्ड एंथर्स होते हैं, लार्ज फेदरी स्टिग्मा है, ठीक है। इनके जो ईयर्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं स्टिग्मा के और स्टाइल के, है ना। और एग्जाम्पल क्या है, सिंगल ओव्यूल होता है मेनली, एग्जाम्पल है मेज। और इनके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ब्राइट और कलरफुल और लार्ज नहीं होंगे, बल्कि कैसे होंगे, डल कलर्ड होंगे, छोटे छोटे होंगे और ये आपके इनकॉन्स्पिक्यूअस इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में पैक्ड रहते हैं। कमिंग ऑन टू द वाटर पॉलिनेशन, रेयर मिलता है, 30 जेनेरा के अप्रॉक्स आपको वाटर पॉलिनेशन मिलेगा, बाकी बहुत कम दिखता है। एग्जाम्पल है वैलिसनेरिया, ज़ोस्टेरा। वैलिसनेरिया में सरफेस पे पॉलिनेशन होगा, ज़ोस्टेरा सबमर्ज्ड रहता है, ठीक है। एंड इसके अलावा हमारे पास में वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ ऐसे 2 एक्वाटिक प्लांट्स हैं जो कि पानी के सरफेस से काफी ऊपर आ जाते हैं, इसीलिए उनका पॉलिनेशन पानी ना करके इंसेक्ट या वाटर कर रहा होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस,
सो बार बार पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसके लिए हमारे पास में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो आपके सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती है। सबसे पहले बात करते हैं डाइकोगेमी, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज, यहाँ पे ये दोनों चीजें सिंक्रोनाइज नहीं होती है। फिर आता है हर्कोगेमी, फिजिकल सेपरेशन ऑफ द एंथर एंड द स्टिग्मा, यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा का फिजिकल सेपरेशन हो जाता है ना, दूर दूर से प्रेजेंट है, एंथर की पोजीशन अलग है और स्टिग्मा की अलग है, इसलिए वो साथ में कभी आके पॉलिनेशन नहीं कर पाते। फिर है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, भाई कंपैटिबल ही नहीं है, सेम जीन्स के होंगे तो कंपैटिबल ही नहीं होंगे, पॉलिनेशन अलाउ ही नहीं करेंगे। देन आ जाएगा यूनिसेक्सुअलिटी, आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की अगर प्रोडक्शन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जीटोनोगेमी और ऑटोगैमी दोनों ही प्रिवेंट हो जाएंगे। कमिंग ऑन टू द डबल फर्टिलाइजेशन, यूनिक है एंजियोस्पर्म्स के अंदर पहली फ्यूजन जो हो रही है वो एक मेल गैमीट की किसके साथ होती है, आपकी सिंपली फीमेल गैमीट यानी एग के साथ हो रही है, जिसमें आपका डिप्लॉयड जाइगोट बनता है एंड इट इज आल्सो नोन एज सिनगेमी। द नेक्स्ट वन इज अ ट्रिपल फ्यूजन, जहां पे एक मेल गैमीट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है एंड इट इज फॉर्मिंग योर व्हाट, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ठीक है। अक्रेंस की अगर हम बात करें, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन जब एक साथ हो रहा है, दो तरह के फ्यूजन एक साथ हुए, इसी को हमने डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया है। नाउ कमिंग ऑन टू द पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, जाइगोट आपका जो है वो एम्ब्रियो बन जाता है और जो हमारे यहाँ पे पेरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस फॉर्म हुआ था वो क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म डेवलप्स बिफोर एम्ब्रियो। क्यों, क्योंकि इसको एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करनी होती है, इसलिए इसकी डेवलपमेंट हमेशा प्रोसीड करती है। टाइप्स है इसके, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो कि आपका कोकोनट वाटर में मिल रहा है, देन सेल्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। कुछ कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जहाँ पे ये एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रह जाता है, ऐसे सीड्स को हम एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, फाउंड इन कैस्टर एंड कोकोनट एंड समवेयर जहां पे एंडोस्पर्मिक आपका रेमनेंट नहीं बचा है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, पी और ग्राउंडनट इसके एग्जांपल है। एम्ब्रियो है डाइकॉट एम्ब्रियो, टू कॉटिलेडन्स है, यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें तो एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल में वी हैव द प्लूम्यूल जो उसको जो है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो उसको एनक्लोज करके रख रहा है आपके प्लूम्यूल को, हाइपोकोटाइल रेडिकल को। मोनोकोट एम्ब्रियो पे आ जाते हैं। वन कॉटिलेडन जो है आपका स्क्यूटलम है, कॉलियोप्टाइल की अगर बात करें शूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है, कॉलियराइजा जो है आपको रेडिकल को प्रोटेक्ट कर रहा है। मोनोकॉट में एक ही कॉटिलेडन है जिसको हम स्क्यूटलम कहते हैं, कॉलियोप्टाइल कॉलियराइजा अगेन यहाँ पे है, ठीक है। अब आ जाते हैं सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स मैंने बता दिया, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, एक और होता है पेरिस्पर्मिक जहां पे आपका न्यूक्लियस का रेमनेंट रह जाता है, उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। ये देखो पेरिस्पर्म क्या है, न्यूक्लियस का रेमनेंट अगर रह गया तो उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं और ऐसे सीड को पेरिस्पर्मिक सीड, एग्जांपल है ब्लैक पेपर और आपका बीटल, ठीक है। बाकी इसके अलावा पार्ट्स की बात करें तो बाहर सीड कोट है, वो भी दो टाइप के हैं, टेस्टा एंड टेगमेंट, बाहर आउटर वाला टेस्टा, इनर वाला टेगमेंट। देन आपके कॉटिलेडन्स होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। टू टाइप्स ऑफ सीड्स, एल्ब्यूमिनस को ही एंडोस्पर्मिक सीड बोल रहे हैं बच्चे, ये सारे एग्जांपल देख लेना, एग्जांपल पे क्वेश्चन आता है, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल है। कमिंग ऑन टू द फ्रूट, ट्रू फ्रूट रहेगा जो डायरेक्ट ओवरी से बन रहा है, फॉल्स है जो थैलेमस वगैरह से बन रहा है अदर देन द ओवरी, एग्जांपल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ठीक है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल आपका रहता है बनाना, ग्रेप्स, बिना फर्टिलाइजेशन के ये फॉर्म हो जाते हैं, सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस जहां पे सीड आपका बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म हो गया, एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है ना, और हाइब्रिड सीड की प्रोडक्शन के लिए बहुत कॉमन है, ग्रासेस में सबसे ज्यादा दिखता है। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या हो रहा है, बहुत सारे एम्ब्रियोज जो हैं एक साथ जब फॉर्म हो जाते हैं, न्यूक्लियस के सेल्स ही जो है वो आपके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन क्रिएट कर देता है, कहाँ पे, सिट्रस फ्रूट्स लाइक योर ऑरेंज। डन। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, तो इसी तरह से हम सारे चैप्टर्स अपने फटाफट से निपटा देंगे। इसके बाद आ गया हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, क्विक जल्दी देखेंगे प्रिंसिपल्स। जेनेटिक्स इनहेरिटेंस, इसकी डेफिनेशन तो आप लोग जानते हो, सीधा आ जाते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे। पी प्लांट को चूज किया, बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, शॉर्ट लाइफ साइकिल थी, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे हो पा रहा था, इजी टू ग्रो, ये सातों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे और ये इनके डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स थे जो अब आप देख चुके हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आया था जब हमने टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस किया, F1 जनरेशन में सारे टॉल आए, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर रेशो थोड़ा जो है वो चेंज हो गया था, 3:1 का फिनोटिपिक रेशो आया और जीनोटाइप की अगर बात करें तो
आपका 1:2:1। तो यहाँ से मेंडल ने दिए दो लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन। डोमिनेंस में बोला कि आपके फैक्टर्स जो है वो सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं और इनमें से जब भी ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे तो एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन टॉक्स अबाउट द प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, की हमेशा जो एलील्स होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान एक एक जो है आपका एलील एक एक गैमीट के पास जाता है, यानी वो इंडिविजुअली एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। कमिंग ऑन टू टेस्ट क्रॉस, अगर आपको जीनोटाइप पता लगाना होता है किसी भी जनरेशन का, नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट द F1 जनरेशन, तो हम क्या करते हैं उसको क्रॉस करते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ में, ठीक है। एंड अगर आपका जीनोटाइप डोमिनेंट होता है तो हमारे 100% डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा। अगर आपका जीनोटाइप कैसा है, हेट्रोजाइगस है, तो आपका 1:1 रेशियो आता है, ठीक है, 50-50% आता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो दिस इज एक्चुअली नॉट फॉलोइंग द डोमिनेंस। दो एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे जहाँ पे मेंडल के जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो फॉलो नहीं होता। वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है को डोमिनेंस। यहाँ पे एग्जाम्पल रहता है आपका योर एंटीराइनम स्नैपड्रैगन जिसको बोलते हैं, और एक मिराबिलिस जलापा। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैपिटल आर स्मॉल आर जो होता है, जो नॉर्मली मेंडल के अकॉर्डिंगली रेड कलर आना चाहिए था, वो पिंक आ रहा है क्योंकि यहाँ पे रेड कलर वाज एक्चुअली नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट, जिसकी वजह से इसका फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो सेम आता है, दैट इज 1:2:1, ठीक है। कमिंग ऑन टू द को डोमिनेंस, इसमें आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर ये सारे अलील्स मिलके जो है ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं, और इसमें स्पेसिफिकली जो आपका AB ब्लड ग्रुप होता है इसके अंदर IA और IB दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में। दिस इज द एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी देती है, ठीक है। एंड यहाँ पे रेशियो क्या आता है 9:3:3:1, और यहाँ से मेंडल जी ने दिया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। चलो अब आते हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस पे। ये सटन एंड बोवराई ने दिया है, एंड इन्होंने बताया कि जो भी बातें मेंडल ने जीन्स के बारे में कही थी, सो वो एक्चुअली जीन्स नहीं कर रहे थे, वो क्रोमोसोम्स कर रहे थे, राइट। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया। लिंक्ड जीन्स जो होते हैं सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, जब उनके बीच का फिजिकल डिस्टेंस कम हो गया इसका मतलब वो लिंक्ड जीन्स है, राइट। स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी तो रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा, वीक लिंकेज होगी तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा, यानी कि आपका लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, ठीक है। डायग्राम्स आर वेरी वेल इंपॉर्टेंट। बाकी अगर आपको डिटेल थ्योरी देखना है इन लेक्चर्स का तो मैंने कंप्लीट आपके ये चैप्टर्स एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर। अभी रिसेंटली हमने सारे के सारे आपके 12वीं कक्षा के यूनिट वाइज मैराथन्स लिया है, वहां पे आप देख सकते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, जब बहुत सारे जीन्स मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जैसे कि ह्यूमन का स्किन कलर, ठीक है, ह्यूमन की हाइट, ये सारे एग्जांपल्स हो गए। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। फेनाइलकेटोन्यूरिया इज द वेरी बेस्ट एग्जांपल। सेक्स डिटर्मिनेशन बच्चे XY टाइप ह्यूमंस में भी दिखता है, ड्रोसोफिला में भी दिखता है। हेट्रोगैमेटिक यहाँ पे मेल होगा, होमोगैमेटिक फीमेल होगा, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द फादर। यहाँ पे जहाँ पे हेट्रोगैमेटिक मेल होता है ना, वहां पे फादर डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड। जहाँ पे हेट्रोगैमेटिक फीमेल होगी वहां पे कौन डिफाइन करेगा, आपका सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द फीमेल एग्स, ठीक है। हनी बी में हैप्लो डिप्लॉइडी शो होती है, हनी बी का बिल्कुल अलग है, फीमेल यहाँ डिप्लॉयड होती है, मेल हैप्लॉइड होता है, ठीक है। आपका दिस इज टोटली डिफरेंट, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। बाकी इसके अलावा XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ दिखता है आपका, इंसेक्ट्स के अंदर, ठीक है। ग्रासहॉपर हो गया, आपका कॉकरोच हो गया। Then you also have ZW type. That is an example of female heterogamety seen in your birds and reptiles, जहाँ पे ZW is actually the female, right? चलो आगे आते हैं। म्यूटेशन, सडन चेंज हो जा रहा है, कई तरह के हैं। पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट में पॉइंट में आपका सिंगल बेस पेयर का म्यूटेशन हो रहा है। आई एम सो सॉरी। तो पॉइंट म्यूटेशन के अंदर आपका सिंगल बेस पेयर का म्यूटेशन होता है, और वही अगर हम बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की तो दैट इज बिकॉज ऑफ द इंसर्शन और डिलीशन, ठीक है। अब आ जाते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। तो डिसऑर्डर के टाइप आप देख सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, हीमोफिलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ट्राइसोमी दिखती है 21,
क्रोमोसोम्स की। ठीक है बच्चे, तो ये आपके मतलब ओवरऑल जो है छोटा छोटा रिवीजन करा दिया गया है, बाकी डिटेल लेक्चर में हमने आपको ये सारी चीजें कवर करा दी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोमल में आप ये सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है, सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफिलिया है, थैलेसीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, फेनाइलकेटोन्यूरिया है, ये सब आपको मिल जाएगा डिटेल लेक्चर में। डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर-टर्नर ये सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आता है। ठीक है, तो ट्राइसोमी जब डाउन सिंड्रोम के अंदर की बात करें तो ट्राइसोमी हो रही है 21st क्रोमोसोम की, क्लाइनफेल्टर्स की बात करें तो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, और अगर टर्नर्स की बात करें तो एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है इन योर फीमेल्स। चलो अब आते हैं मूविंग ऑन टू द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फटाफट से। यस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट्स विद योर डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्टैंडर्ड है, राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है, बैकबोन इसकी शुगर और फॉस्फेट बना रहे हैं, और बीच में नाइट्रोजन बेसेस आर जस्ट फ्लैंकिंग। ठीक है, नाइट्रोजन बेसेस दो तरह के हैं, प्योरीन्स, पायरिमिडीन्स। ठीक है, प्योरीन्स आपके डुअल चेन वाले हैं, पायरिमिडीन सिंगल चेन वाले हैं, इसमें एडिनाइन और ग्वानिन आएगा आपका। अमूल प्योर घी में याद कराया था अगर याद हो आपको। ठीक है, एंड पायरिमिडीन्स की बात करें तो साइटोसिन थाइमीन डीएनए में, साइटोसिन यूरासिल आपका आरएनए में। ठीक है, देन देयर इज दिस शारगैफ रूल जो बताता है जितना ए होगा उतना ही टी होगा, जितना होगा जी होगा उतना ही सी होगा। ए टी के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे और जी सी के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे। की डायमेंशंस ये होती है, इसी की वजह से आपका जो है डीएनए का स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर, राइट। एक पूरा कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स जिसको हम पिच बोलते हैं उसमें 3.4 नैनोमीटर ऑफ डिस्टेंस है, जिसके अंदर 10 बेस पेयर है। इनसे हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेस पेयर्स, दैट इज 3.4 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 10। राइट, पोलैरिटी की बात करें तो दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, अगर एक 5 to 3 है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 3 to 5 हो जाएगा। अब आते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। प्रोकैरियोट्स के अंदर आपका नेगेटिवली चार्ज डीएनए कॉइल्ड होता है विद द हेल्प ऑफ योर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, जो मिलके क्या बना रहे हैं, आपके लूप्स बनाते हैं, और ये बहुत सारे लूप्स मिलके एक सिंगल क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम स्यूडो क्रोमोसोम भी बोल रहे हैं। ठीक है, हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन नहीं होता। हिस्टोन्स आर एब्सेंट इन बैक्टीरियाज। यूकैरियोट्स में हिस्टोन है जो कि ऑक्टामर है ना। यहाँ पे आपके H2 है, H2B, H3, H4 के दो यूनिट्स प्रेजेंट हैं, टोटल में 8 यूनिट्स है। एंड आपके पास एक लिंकर हिस्टोन होता है जिसको H1 बोला जाता है। ठीक है, जो कि लिंकर डीएनए से कनेक्टेड होता है। ठीक है, एंड डीएनए इज रैपिंग अराउंड दिस न्यूक्लियोसोम, बना देता है जब हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ये पूरा का पूरा डीएनए कॉइल्ड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट एज अ न्यूक्लियोसोम। और एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर ऑफ आपका न्यूक्लियोटाइड्स रहता है। अब आते हैं क्रोमैटिन का टाइप। फर्दर क्या होगा, ये आपका बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। इनिशियली अगर वो बहुत ज्यादा क्या है लूजली पैक्ड है तो उसको यूक्रोमैटिन कहेंगे। लाइटली स्टेन्ड होता है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव भी होगा। हेट्रोक्रोमैटिन क्या है, डार्कली स्टेन्ड है एंड साथ ही में क्या है, इनएक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शनली। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट्स पे। सबसे पहले ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स के साथ चूहों के ऊपर। आर स्ट्रेन जिसमें आपका नॉन विरुलेंट था और एस स्ट्रेन विरुलेंट था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया। ठीक है, अब पूरा नहीं रिवाइज करेंगे, क्विक रिवीजन चल रही है। ठीक है, याद आ गया वो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद इन तीनों साइंटिस्ट ने किया था डिफरेंट एंजाइम्स के साथ में, जहां से पता चल गया था कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हर्शी एंड चेज ने किया, जो कि फाइनल अनइक्विवोकल प्रूफ रहा है फॉर द जेनेटिक मटेरियल एज योर डीएनए। ठीक है, उन्होंने रेडियो लेबल्ड आपका फास्फोरस और सल्फर के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था विद द इकोलाई बैक्टीरिया एंड योर बैक्टीरियोफाज। पूरा एक्सप्लेन करना है जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा। नाउ डीएनए आरएनए में से कौन ज्यादा स्टेबल है, प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटा स्टेबिलिटी डीएनए की हाई है, रिएक्टिविटी डीएनए की लेस है, जिसकी वजह से इसमें कम म्यूटेशन, स्लो म्यूटेशन आएंगी। जेनेटिक रोल कैसा है, यूनिवर्सल है, सो ऑब्वियसली डीएनए इज बेटर। आरएनए जो है बहुत फास्ट पेस पे म्यूटेट करता है, इसीलिए नॉट अ गुड जेनेटिक मटेरियल, और वहीं से जो है डीएनए का एवोल्यूशन हुआ। लेकिन सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल आया था वो आरएनए ही था। ठीक है, नाउ आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल एक्ट्स एज द जेनेटिक। आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल केवल आपके जो है
कुछ बैक्टीरिया वगैरह, कुछ वायरसेस में होता है, अदरवाइज जो है नॉर्मली ये एक कैटलिस्ट की तरह ही काम करता है, एक मैसेंजर की तरह काम करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो डीएनए ही है। ठीक है, मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपका जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चे वो क्या है, वो डीएनए ही है। डन हो गया। चलो अब आते हैं रेप्लिकेशन। सेमी कॉन्जर्वेटिव नेचर होता है रेप्लिकेशन का। मिशेल्सन स्टाइल एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया टू मतलब एक्सप्लेन द सेमी कॉन्जर्वेटिव नेचर ऑफ द डीएनए, जो उन्होंने ये नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप यूज करके बैंड्स को दिखा के दिया। ठीक है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको कराया हुआ है, उसको आप रिवाइज कर लेना। एंजाइम्स इन्वॉल्व, अब देखो यहाँ पे ये सारे एंजाइम्स है जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। डीएनए पॉलीमरेज 3 आपकी एलोंगेशन कराता है, पॉलीमरेज 1 आपके प्राइमर्स को रिमूव कर देगा, है ना, और बीच बीच के गैप्स को फिल करेगा। हेलिकेज क्या करता है, इट इज कॉजिंग द अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए, यानी वो हेलिक्स को खोल रहा है। प्राइमेज वहां पे प्राइमर लगा रहा है, आरएनए के प्राइमर्स लगाता है। और लास्टली रेप्लिकेशन जो है बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है जब वहां पे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। नॉर्मली तो 5 to 3 पे करेगा, तो 3 to 5 वाला जो आपका स्ट्रैंड रहेगा, जिसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, वहां कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होगी। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड होगा, जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 होने वाली है, वहां पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स फॉर्म होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती है, जो कि फाइनली लाइगेज एंजाइम उसको ज्वाइन कर देता है। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया, लीडिंग लैगिंग। ट्रांसक्रिप्शन पे आ जाते हैं। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट यहाँ फॉर्म होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट्स है, प्रोमोटर जो कि अपस्ट्रीम पे प्रेजेंट है, मेन स्ट्रक्चरल जीन, एंड उसके बाद टर्मिनेटर जो कि डाउनस्ट्रीम पे प्रेजेंट है। यहाँ पे जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है 3 to 5 डायरेक्शन में है, और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोडिंग स्ट्रैंड की, तो दैट इज हैविंग सिमिलर। आप बस क्या करना, कोडिंग स्ट्रैंड बिल्कुल आरएनए जैसा होगा, तो जो भी क्वेश्चन आएगा आप वहां पे टी को यू से रिप्लेस कर देना, जो कि मैंने आपको क्लास में बताया भी है। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है, अल्फा फैक्टर इनिशिएशन कराता है, और सिग्मा फैक्टर आपका जो है वो इनिशिएशन कराता है ट्रांसक्रिप्शन की, और रो फैक्टर टर्मिनेशन करा देता है। ठीक है, कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन होती है और ट्रांसलेशन होती है प्रोकैरियोट्स में। ये मैंने आपको बताया हुआ है क्यों, क्योंकि नो कंपार्टमेंटलाइजेशन। यूकैरियोट्स पे आए तो पॉलीमरेज का फंक्शन यहाँ पे जो है अलग अलग है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होगा वो सिर्फ आरआरएनए को पॉलीमराइज करेगा, 2 जो है वो एचएनआरएनए, और 3 जो है वो टीआरएनए, एसएनआरएनए और एसआरआरएनए को करता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं आरएनए प्रोसेसिंग पे, जो फाइनली यूकैरियोट्स के अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स चलते हैं। 3 चीजें होती है, कैपिंग होती है 5 प्राइम एंड पे, जहां पे आपका मिथाइलेटेड जीटीपी 5 प्राइम एंड पे अटैच हो जाता है। पॉलीएडेनाइल की टेल आपकी लगती है 3 प्राइम एंड पे, एंड देन आपका जो है बीच बीच में से इंट्रॉन्स को हटा के सारे एक्सॉन्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है इन योर स्प्लाइसिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आ गया जेनेटिक कोड। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ट्रिपलेट कोड है, कोडोन है, डीजनरेट होता है, नॉन ओवरलैपिंग है, नियरली यूनिवर्सल ही है एक तरीके से। इंपॉर्टेंट कोडोन्स की अगर हम बात करें, स्टार्ट कोडोन यहाँ पे एयूजी है, जिसको मेथियोनिन भी बोला जाता है। स्टॉप में हमारे पास यूएए, यूएजी, यूजीए है। म्यूटेशंस की अगर हम बात करें तो बच्चे 2 तरह की म्यूटेशंस दिखती है, एक है पॉइंट म्यूटेशन और एक है आपकी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में सिकल सेल अनीमिया, जो कि आपके ग्लूटामिन को वेलाइन में कन्वर्ट कर रहा है। फ्रेम शिफ्ट में आपका इंसर्शन हो या डिलीशन हो, दोनों ही वजह से आगे आगे आपका जो है फ्रेम पूरा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, रीडिंग फ्रेम जो है पूरा सीक्वेंस का शिफ्ट हो जाता है। ट्रांसलेशन, अडेप्टर टीआरएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है वो एक एक अमाइनो एसिड लेके आएगा। अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है उसके पास, और होती है एंटीकोडोन लूप व्हिच इज हैविंग एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू योर एमआरएनए। ठीक है, जो भी एमआरएनए को ये रीड करेगा, यहाँ पे इसके पास में एंटीकोडोन होने वाला है, ये एंटीकोडोन है। ठीक है बच्चे, राइबोसोम के पास में ये कैटालिटिक है। ठीक है, यही कैटालाइज कर रहा है, यही यहाँ एंजाइम है, और इसके पास भी आरआरएनए है होता है। स्टेप्स यहाँ पर भी सेम है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। नाउ कमिंग ऑन टू दी जीन एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेट होता है, लैक ओपेरॉन इसका एग्जांपल है। तो पिपोजिया से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, पिपोजिया से आप इसको याद कर सकते हैं। आपका यहाँ पे जो आई होता है वो इनहिबिटर बनाएगा, रिप्रेसर बनाएगा, जो कि ऑपरेटर सीक्वेंस पे जाके बाइंड कर जाता है। ठीक है, आई जीन रिप्रेसर बनाता है, जो कि ऑपरेटर सीक्वेंस पे जाके बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। लेकिन जैसे ही वहां पे
आपका लैक्टोज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक तरह से वो इंड्यूसर भी है। जैसे ही वो इंड्यूसर वहां बढ़ने लगेगा, वो इंड्यूसर ही जाके रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है, मेक्स द रिप्रेसर इनएक्टिव, जिसकी वजह से ऑपरेटर सीक्वेंस जो है वो खाली हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, एंड आपकी जी जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वहां से रिलीज करती है, जो कि आपके लैक्टोज को ब्रेक कर देता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ठीक है, जितना भी एक्सेसिव लैक्टोज है ना वो सेल के लिए सही नहीं है, इसीलिए उसको तोड़ दिया जाता है। वाई परमिएस का एंजाइम निकालता है, जो कि क्या करेगा, आपके लैक्टोज को परमिट करता है सेल के अक्रॉस मूव करने में। एंड लास्टली आपका जो ए जीन है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम रिलीज कर रहा है। ठीक है, डन हो गया। चलो ऑल राइट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, देन एचजीपी वगैरह, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो सब भी आप एक बारी देख लेना। ठीक है, एचजीपी के गोल्स वगैरह, टेक्निक्स क्या है, वो सब आप एक बारी और देख लेना। चलो आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि होने वाला है आपका, अब आ जाते हैं माइक्रोब्स पे। ठीक है, माइक्रोब्स पे आ जाते हैं। माइक्रोब्स इजी पीजी सा चैप्टर है। ठीक है, चलो सीधा सीधा चलते हैं। टाइप्स ऑफ ये माइक्रोब्स हैं आपके, ये हाउस होल्ड की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला आ गया लैक्टोबैसिलस और लैब। लैब के और कुछ क्वालिटी है, ये दही भी बना रहा है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी, विटामिन B12 को भी इंप्रूव करता है, और हमारे स्टमक में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को भी चेक करता है। ठीक है, फिर फर्मेंटेड फूड्स आ गई, टॉडी ड्रिंक आ गई, आपके जो है वो आ गया, क्या कहते हैं, सैप आ गया आपका। ठीक है, फर्मेंटेड फिश आ गया, सोयाबीन आ गया, बैम्बू शूट्स आ गए। ठीक है, तो ये सब आ गए। देन माइक्रोब्स यूज योर सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, यहाँ पे यूज होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए माइक्रोब को यूज किया जाता है एज द बेकर्स ईस्ट। चीज भी बनाई जाती है, स्पेसिफिक माइक्रोब को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक कलर और फ्लेवर आता है। स्विस चीज की बात करें तो उसमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं CO2 की रिलीज की वजह से। एंड यहाँ पे जो माइक्रोब यूज किया जाता है दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, रॉकफोर्ड चीज ब्लू चीज कहा जाता है, गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड फ्लेवर। ठीक है, पेनिसिलियम रॉकफोर्ड टाई यहाँ पे यूज होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फर्मेंटर्स की अगर हम बात करें, बड़े बड़े वेसल्स यहाँ यूज हो रहे हैं इंडस्ट्रियल स्केल माइक्रोबियल ग्रोथ के अंदर। फर्मेंटेड बेवरेजेस की अगर हम बात करें तो माइक्रोब यूज सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, ब्रूअर्स ईस्ट भी इसको कहा जा रहा है। सबस्ट्रेट्स की बात करें तो मॉल्टेड सीरियल्स, फ्रूट जूसेस, इन सभी के ऊपर ये एक्ट करेगा, प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ इथेनॉल। सबस्ट्रेट्स की बात करें तो वाइन, बियर, विद डिस्टिलेशन विस्की, ब्रांडी, रम। ठीक है, विदाउट डिस्टिलेशन आपके जो है वो फॉर्म हो रही है, दैट इज वाइन एंड बियर, राइट। विदाउट डिस्टिलेशन, विद डिस्टिलेशन पे कई बार सवाल आया हुआ है। एंटीबायोटिक्स भी हमारे प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला पेनिसिलिन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोजा था, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई के मोल्ड से। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे दो और साइंटिस्ट आए आपके, अर्नस्टाइन एंड हावर्ड फ्लोरी, जिन्होंने इनकी फुल पोटेंसी निकाली, और इसको बहुत ज्यादा वर्ल्ड वॉर 2 में आपके जो अमेरिकन सोल्जर्स थे उनको ट्रीट किया जाता था। फाइनली इन तीनों साइंटिस्ट को 1945 में मेडिसिन में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, केमिकल्स, एंजाइम, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सवाल मिलते हैं इस पे। सिट्रिक एसिड से एस्परजिलस नाइगर मिलता है, एसिटिक एसिड से एसिडोबैक्टर एसिटाई, ब्यूटायरिक एसिड से क्लोस्ट्रीडियम, एंड लैक्टिक एसिड आपको लैक्टोबैसिलस से मिलता है। ठीक है, अब आते हैं एंजाइम्स पे। लाइपेजेस, जो कि किसमें यूज हो रहा है, डिटर्जेंट की फॉर्मुलेशन में, जो कि ऑयली स्टेन्स को रिमूव करता है। बॉटल जूस की क्लैरिफिकेशन के लिए पेक्टिनेसेस एंड प्रोटीएजेस, स्ट्रेप्टोकाइनेज को यूज किया जाता है एज अ क्लॉट बस्टर इन द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेशेंट्स व्हिच आर susceptible to the heart attacks. All right, then bioactive molecules, cyclosporin A जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से हमको मिल रहा है, इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट होता है ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में। स्टैटिन से उसके बाद है मोनास्कस परप्यूरिया से मिल रहा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का। माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट में दो तरह से हो रहा है भाई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी में सारा फिजिकल रिमूवल हो रहा है फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन से, उसके बाद आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर आपका सबसे पहले प्राइमरी स्लज को लिया जाएगा, आपके बड़े बड़े वो एरेशन टैंक्स में डाला जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी, बहुत रैपिड वहां पे जो है मल्टीप्लिकेशन होता है, फ्लक्स की फॉर्मेशन होती है, धीरे धीरे वहां पे बीओडी घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बीओडी जैसे ही घटेगी इसका मतलब क्या है, पानी जो है वो साफ होने लगा है, पानी को वहां से निकाला जाता है एज द एफ्लुएंट विच इज द सेकेंडरी एफ्लुएंट एंड देन टेकन फॉर द केमिकल ट्रीटमेंट। और इसके अलावा जो वहां पे जो स्लज बच जा रहा है उसको सेडिमेंट्री टैंक में डाल देते हैं, दैट एक्टिवेटेड स्लज उससे थोड़ा सा इनोकुलम निकाल के वापस से यूज किया जाता है इन द एरेशन टैंक।
ठीक है, और बाकी का एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज दिया जाता है, जहां पे आपके मिथानोबैक्टीरियम जो है वो बायोगैस बनाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। बायोगैस प्रोडक्शन, यहाँ पे डंग डाला, वाटर डाला, इसके अंदर आया, डाइजेस्टर में मिथानोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होते हैं, बायोगैस निकालेंगे, गैस होल्डर ऊपर उठेगा, यहाँ से गैस बाहर निकलेगी पाइपलाइन से, जितना भी जो एक्सेस है वो इधर इकट्ठा हो जाएगा, विच इज लेटर ऑन यूज्ड एज द मैन्योर, खाद की तरह वो यूज हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आ रहा है केवीआईसी, इन्होंने ये टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की थी बायोगैस प्लांट की। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स में बच्चे ये क्या कर रहे हैं, एक पेस्टिसाइड के जैसा काम करते हैं, लेकिन ये केमिकल नहीं है, ये क्या है, ऑल्टरनेटिव है। लेडी बर्ड एफिड्स को कंट्रोल कर, मस्कीटो को ड्रैगन फ्लाई करती है। ठीक है, बीटी आपका जो है कैटरपिलर्स ऑफ एयर जैसे बॉल वर्म्स है ना, बर्ड वर्म्स, इन पे काम करेगा। बीटी कॉटन इसका एग्जांपल है। देन ट्राइकोडर्मा जो होती है वो आपके प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करती है। बैक्यूलोवायरसेस, दीज आर स्पीशीज स्पेसिफिक एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी यूज होते हैं, क्योंकि ये नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स को खराब नहीं करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स एनरिच विद सॉइल न्यूट्रिएंट क्वालिटी, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यहाँ काम कम हो जाएगा। एग्जांपल्स देख लो, राइजोबियम है ना, एजोस्पिरिलम, एजोटोबैक्टर, माइकोराइजा, तो ये सब तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये फास्फोरस को जो है न्यूट्रिएंट्स जो है सप्लाई करता है प्लांट को। दीज आर आल्सो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियाज, एनाबीना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, राइट। सो ये हो गया तुम्हारा माइक्रोब्स चैप्टर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर, अगला चैप्टर तुम्हारा अब इकोलॉजी पे चल रहे हैं हम। ठीक है, तो इकोलॉजी में सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, राइट। लेट्स स्टार्ट विद ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। सो यस, ये सब तुम जानते ही हो, इकोलॉजी की डेफिनेशन, पॉपुलेशन की डेफिनेशन। ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स तुमको पता ही है ये सारे। पॉपुलेशन डेंसिटी के क्या क्या एट्रीब्यूट्स है। सो आपको यहाँ पे सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी आ गई, नेटालिटी आ गई, मोर्टेलिटी विच इज द डेथ रेट, सेक्स रेशियो, मेल फीमेल का रेशियो, एंड देन एज डिस्ट्रीब्यूशन विच इज थ्रू द एज पिरामिड, जहां पे अगर एक्सपेंडिंग होगा तो ट्रायंगुलर शेप का आएगा, बेल शेप है तो स्टेबल है, ऑन शेप है तो डिक्लाइनिंग है। ठीक है, देन आगे आपका पॉपुलेशन ग्रोथ, यू हैव ऑल दीज डिफरेंट फैक्टर्स जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करता है, इसके लिए ये इक्वेशन भी है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी नेटालिटी बढ़ाएगी, इमिग्रेशन बढ़ाएगी, मोर्टेलिटी डिक्रीज करेगी, इमिग्रेशन डिक्रीज करेगी। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इनको प्लस कर देते हैं। अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट t+1, तो उसके लिए द पॉपुलेशन डेंसिटी एट पॉइंट t को हम ऐड कर देते हैं विद दीज टर्म्स और माइनस कर देंगे उसमें से ये। ठीक है, उसके बाद आ गया पॉपुलेशन ग्रोथ, दो तरीके से है। एक आपका एक्सपोनेंशियल है, जहां पे जे शेप कर्व आता है, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास में है, एंड इक्वेशन इज dn/dt इक्वल्स टू rn। ठीक है, r इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल ग्रोथ। कमिंग ऑन टू द लॉजिस्टिक, रिसोर्सेज लिमिटेड है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो है अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक ही ग्रो करते हैं, उसके बाद आ जाता है एसिम्प्टोट, एंड हेंस इसकी इक्वेशन में k भी आ जाएगा, rn k-n/k। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ आता है वो कैसा है, सिग्मोइड है, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल, एक्सीलरेशन, डेसेलरेशन एंड एसिम्प्टोट। ठीक है, चलिए लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में आपने देखा है कि सिंगल रिप्रोडक्शन जो है उसके एग्जांपल्स ये है, मल्टीपल रिप्रोडक्शन में बर्ड्स और मैमल्स हैं, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स आपके ऑयस्टर्स, फिशेज हैं, अगर फ्यू लार्ज आपके ऑफस्प्रिंग्स की बात करें तो वो मैमल्स हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, राइट। म्यूचुअलिज्म में दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एग्जांपल इज लाइकेन, कंपटीशन, दोनों एक दूसरे को बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रेजेंस में एक दूसरे की फीडिंग एफिशिएंसी को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, पैरामीशियम पता नहीं क्या है, पैरामीशियम छोड़ो, अभी इसको आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रिडेशन की बात करें तो प्लस माइनस रिलेशनशिप, दैट इज आपका प्रिडेशन दिख रहा है, टाइगर और डियर। ठीक है, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम आपस में जो है वो कंपीट करते हैं। ठीक है, पैरासिटिज्म की बात करें, प्लस माइनस आपका रिलेशनशिप दिख रहा है, प्लाज्मोडियम ह्यूमन एक पैरासिटिज्म है, ऑब्वियसली आपका जो पैरासाइट होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब पॉजिटिव उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, बाकी जो होस्ट होगा वो नेगेटिवली अफेक्ट होता है। कमेंसलिज्म एक प्लस दूसरा 0, अमेंसलिज्म एक माइनस दूसरा 0। ठीक है, चलो सबसे पहले प्रेडेटर्स की बात करें तो भाई इनका काम है एनर्जी को ट्रांसफर करना, एनर्जी कंड्यूट्स माने जाते हैं, ये प्रूडेंट होते हैं नेचर में
और प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है, और साथ ही बच्चे प्रे पॉपुलेशन के अंदर जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है उसको भी रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि प्रे कुछ नहीं करेगा, उसके पास भी डिफेंस मैकेनिज्म है, केमोफ्लाज करता है, केमिकल डिफेंस है जैसे कि मोनार्क बटरफ्लाई, ठीक है। कैलोट्रोपिस आपका प्लांट हो गया जो कि टॉक्सिक केमिकल जैसे कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा आ गया तुम्हारा नेक्स्ट, दैट इज कॉम्पिटिशन, जिसको हम डिफाइन करें ऐसा प्रोसेस जहां पे हमेशा फिटनेस रिड्यूस हो जाती है एक दूसरे की प्रेजेंस में। दो स्पीशीज जो है वो सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करते हैं, लेकिन दो अनरिलेटेड स्पीशीज भी सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर सकती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। गॉस ने बोला था, गॉस ने बोला दो अगर स्पीशीज जो है सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ रही है तो कॉम्पिटिटिव वाला जो है सुपीरियर वाला वहां रह जाएगा, इन्फीरियर वाला वहां से एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वहां पे रह भी लेते हैं लोग रिसोर्स पार्टीशनिंग करके, फीडिंग टाइम्स को चेंज करके, है ना। मैकार्थर वाबलर का इसका एग्जाम्पल रहा था। नेक्स्ट आता है पैरासिटिज्म, ऑब्वियसली पैरासाइट को फायदा है, होस्ट को नुकसान है, अडेप्टेशंस है कुछ पैरासिटिज्म में, लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन सारे खो देगा, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, एडिसिव ऑर्गन्स उसके पास रहेंगे। टाइप्स की बात करें एंडो एक्सो, एंडो जो अंदर रह रहे हैं, है ना, जैसे कि लिवर, फ्लूक, आपके राउंड वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म सब। एक्टो पैरासाइट लाइस, टेक्स, कस्क्यूटा प्लांट के अंदर, ठीक है। कमेंसलिज्म में एक को फायदा दूसरे को अनअफेक्टेड, इसमें ये सारे एग्जांपल है। ऑर्किड मैंगो, ऑर्किड को फायदा, मैंगो को नो फायदा, नो नुकसान। बार्नेकल्स फायदा, वेल जीरो। कैटल इग्रेट, कैटल को जीरो, इग्रेट को फायदा। म्यूचुअलिज्म, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। लाइकेन इसका एग्जाम्पल है, एल्गी फंगस दोनों हेल्प कर रहे हैं। माइकोराइजा, हायर प्लांट्स और फंजाई का एसोसिएशन दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप्स, ठीक है, इनमें भी एक दूसरे को फायदा ही है। डन। नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं, दैट इज योर इकोसिस्टम चैप्टर, ठीक है। इकोसिस्टम पे आ जाते हैं, मूविंग ऑन टू द इकोसिस्टम नाउ। ऑल राइट, सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद टू मोर चैप्टर्स, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम भी छोटू सा ही है, ज्यादा इसमें कुछ इतना है नहीं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये आप लोग जानते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे और इसमें ये सभी बायोटिक कंपोनेंट्स रहेंगे, ठीक है। मेजर फंक्शन यहाँ प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। प्रोडक्टिविटी आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन सी होती है, जो प्रोड्यूसर बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो आपके कंज्यूमर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी दो तरह की है, जीपीपी, एनपीपी। जीपीपी जो पूरा बना दिया, एनपीपी जो रेस्पिरेटरी लॉस के बाद बच गया, दैट इज एनपीपी, ठीक है। अब आगे डिकम्पोजिशन, ये डिफरेंट स्टेप्स है डिकम्पोजिशन के। फ्रैगमेंटेशन होगा, फिर लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, एंड देन यस क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिकम्पोजिशन को, हर चीज, क्लाइमेट, टेम्परेचर, वहां पे अल्कलाइन है या फिर पीएच कैसा है सॉइल का, तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई है लेक्चर्स में, इसको देख लेना। फास्ट डिकम्पोजिशन कब होगा, रिच इन नाइट्रोजन शुगर्स होगा, अगर लिग्निन और आपका काइटिन ज्यादा है डिकम्पोजिशन स्लो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एनर्जी फ्लो की, स्टार्ट होती है सन से, जो कि शुरू होगी बच्चे पार से, विच इज 50% ऑफ द सनलाइट, उसमें से भी 2 to 10% जो है वो यूज किया जाता है फॉर द फूड प्रोडक्शन। देन यू हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स, जीएफसी जो कि शुरू होती है प्रोड्यूसर से, डीएफसी जो कि शुरू होती है डेट्रिटस से, राइट। एंड कमिंग ऑन टू द फूड वेब, विच इज एक्चुअली मतलब जेन्युइनली यही हो रहा है, फूड वेब होता है, फूड चेन एग्जिस्ट नेचर में नहीं करती है। ट्रॉफिक लेवल्स आपके क्या है, हर एक फूड चेन का एक एक लेवल है जो ऑर्गेनिजम्स ने ऑक्यूपाई किया है, ये डिफरेंट आपके लेवल्स रहते हैं। नाउ द इकोलॉजिकल पिरामिड्स, नंबर, बायोमास, एनर्जी। नंबर यूजुअली अपराइट रहता है, बायोमास आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है, एनर्जी हमेशा अपराइट होगा, क्यों, क्योंकि 10% लॉ को फॉलो करना है, ये कुछ इसके लिमिटेशंस भी होते हैं। चलो अब आते हैं लास्ट चैप्टर, दैट इज योर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। लास्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। सो आई एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। चलो बस हो ही गया, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस खत्म कर दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा तुमको अब ये वीडियो देख के। यस बेटा जी, बायोडाइवर्सिटी पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे लेवल्स ऑफ ये बायोडाइवर्सिटी, आप इसके एग्जांपल जरूर याद करना है। जेनेटिक जो जेनेटिक लेवल पे है, रॉवल्फिया इसका एग्जांपल है, मैंगो, राइस, ठीक है। स्पीशीज डाइवर्सिटी, एम्फीबियंस, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के अंदर। इकोलॉजिकल आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है। देन आईयूसीएन का डेटा सारा ये याद रखना, एस्टिमेटेड स्पीशीज बाय रॉबर्ट में,
ठीक है, ये डेटास जो है आपके सामने दिए गए हैं, इसको जरूर याद करना बच्चे, ठीक है। इन्फी नोट्स, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, लिंक आपके लिए यहाँ पे अटैच कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी है, चैट बॉक्स में भी मैं पिन करा दूंगी। सो प्लीज गो थ्रू दिस एंड यू कैन परचेज योर ओन इन्फी नोट्स, ठीक है, फॉर योर लास्ट मिनट रिवीजन। एंड नॉट जस्ट हियर, ये आपको सीयूईटी में भी काम आएगा, ठीक है, सीयूईटी में भी काम आएगा, इसलिए इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, ये बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। कमिंग ऑन टू द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लैटिट्यूडनल ग्रोथ दिखेगा, जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे आपका जो है डाइवर्सिटी घटने लगेगा। फिर दूसरा है आपका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट जी ने दिया है। इक्वेशंस ये याद रख लेना बेटा, S इक्वल्स टू CAZ, ठीक है, ये उसकी लॉग इक्वेशन है। ग्राफ कैसा आया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लॉग स्केल में कैसा आया था, लीनियर आया था, ठीक है। Z की वैल्यू इतनी होती है स्मॉलर एरियाज में, जैसे एरिया बढ़ाया ये बढ़ गई, यानी स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ गई, स्लोप जो है हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। कमिंग ऑन टू द स्पीशीज डाइवर्सिटी की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे आपके टिलमैन का एक्सपेरिमेंट और पॉल अर्ली की हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टली आ गया लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 4 इविल आपके क्वार्टेट रहते हैं, 4 पॉइंट्स है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, ठीक है। सो दैट इज योर हैबिटेट लॉस, फ्रैगमेंटेशन, इसके अलावा आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल जरूर कर लेना। एलियन स्पीशीज इन्वेजन और आपका को एक्सटिंक्शन। अब है क्यों हमको बचाना चाहिए, 3 रीजन है। नैरोली यूटिलिटेरियन, क्योंकि हमको ये सारी चीजें मिलती है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, क्योंकि ये चीजें होती है। एथिकल, क्योंकि हमारी मॉरल ड्यूटी है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के 2 तरीके हैं, इन सीटू जहां पे नेचुरल हैबिटेट में हमने उनको बचा लिया, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और स्पेसिफिक एरिया जिनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहा जाता है। यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म रहेगा, है ना, और इसमें हम ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज को बचा सकते हैं। टोटल दुनिया में 34 आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, इंडियन हॉटस्पॉट्स पे भी क्वेश्चन आता है। कमिंग ऑन टू द सेक्रेड ग्रूव्स, यस प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ट्राइबल लोग जो है यहाँ पे अपने फॉरेस्ट एरियाज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, सेक्रेड है उनके लिए। कमिंग ऑन टू द एक्स-सीटू कंजर्वेशन, जहाँ पे हमने ऑर्गेनिजम्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर प्रोटेक्शन दी है। जोलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके अलावा एडवांस मेथड में आते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में सीड्स को, पॉलन्स को, स्पर्म्स को, एग्स को, है ना, इन सभी को स्टोर कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सीड बैंक्स, एंड दीज वर द इंटरनेशनल एफर्ट्स व्हिच वर टेकन आफ्टर दैट। ओके, सो यहाँ हो जाती है आपकी पूरी बॉटनी खत्म। थैंक यू सो मच, आई होप आपका रिवीजन अच्छे से हुआ है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, जूलॉजी पार्ट भी आप लोग अच्छे से पढ़ना। थैंक यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी पूरी जूलॉजी का एक क्विक रिवीजन, कि अगर आपको एक लास्ट मोमेंट पे पूरी बायोलॉजी, यानी कि मैं जूलॉजी का पार्ट कवर कर रही हूँ, तब हमने आपको बॉटनी पढ़ाया, तो अगर आप पूरी बायो को जस्ट क्विक एक रिवाइज करना चाहते हो एग्जाम से जस्ट बिफोर भी, तो आप इस वीडियो की हेल्प से कर सकते हो। एंड ये जो शॉर्ट नोट है जिनके थ्रू मैं आपको रिवाइज करवाने जा रही हूँ, अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाके वहां से सारे शॉर्ट नोट्स ले लीजिए। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट है, टेस्टिस है जो कि स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम का फंक्शन क्या है, ये आपके जो टेम्परेचर को प्रोवाइड करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, जो एसेंशियल टेम्परेचर है वो प्रोवाइड करता है, विच इज 2 to 2.5 डिग्री लेस देन योर बॉडी टेम्परेचर। फिर आगे बढ़ते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। रेटेड टेस्टिस क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ, रेटेड टेस्टिस में गए, रेटेड टेस्टिस से वासा एफरेंशिया, वहां से एपिडिडाइमिस एंड देन वास डिफरेंस। दिस इज द पाथवे ऑफ स्पर्म। फिर वहां से क्या होगा, ये आपका डायग्राम है, यहां से यूरेथ्रा पे लूप होते हुए वास डिफरेंस आएगा, इधर सेमिनल वेसिकल से डक्ट रिसीव करेगा और इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। सेमिनल वेसिकल, देन ये प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके नीचे यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सारी ग्लैंड का सिक्रीशन होता है स्पर्म्स के साथ, कलेक्टिवली उसे सीमन कहा जाता है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन में आपके फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ एंजाइम, कैल्शियम्स, एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन में म्यूकस होता है which is essential for lubrication, ठीक है। फिर आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, आपके ओवरीज है जो ओवा भी प्रोड्यूस करती है, एंड फीमेल हार्मोन जो आपके ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, उनका भी प्रोडक्शन करती है। फिर आपके फेलोपियन ट्यूब को डिवाइड किया जाता है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस इन्फंडिबुलम, फनल शेप्ड है जिसके आगे फिम्ब्रे होते हैं जो ओवा को कलेक्ट करने का काम करते हैं। एम्पुला वाइडर पार्ट, इस्थमस नैरो रीजन। फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे। देन आगे बढ़ते हैं, यूट्रस
की 3 लेयर्स होती है, आउटर पेरीमेट्रियम, मिड की मायोमेट्रियम एंड इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, जिसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, है ना, और वहां पे इम्प्लांटेशन भी होता है। गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस जो है मेल्स के केस में आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, फीमेल के केस में अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है। कहां पे होता है हमारा जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, इसमें ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। क्या होता है ये देखो ये डायग्राम है, प्यूबर्टी में स्पर्मेटोगोनिया बने, इनिशियली उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट हुआ, फिर मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस फर्स्ट। तो क्या हुआ, जब मियोसिस हुआ तो इनका क्या होगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और आपके स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पर्मेटिड बने, इनका डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएट होकर इनमें टेल आ जाएगी, मैच्योर हो जाएंगे और स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर देंगे। स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का बनना आपका स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम यहाँ पे हो गया। इसको कंट्रोल कौन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को? FSH जो कि सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, LH लेडिक सेल पे एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का सिक्रीशन कराता है। देन आते हैं हम oogenesis पे। oogenesis कब होता है? फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। प्राइमरी oocyte, यहाँ पे क्या हुआ देखो, oogonia है, सबसे पहले माइटोसिस होगा, नंबर्स मल्टीप्लाई, ये सब फीटल लाइफ में हो रहा है। नंबर्स मल्टीप्लाई हुए, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ, लेकिन वो अरेस्टेड रहता है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में। देन क्या होता है, चाइल्डहुड निकल गया, प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी के टाइम पे मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, सेकेंडरी oocyte बनता है और यही सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है आपका ओवरी से। लेकिन ये सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस सेकेंड कब कंप्लीट करता है? इसमें मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होता है लेकिन वो अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड में वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो क्या होता है, जैसे ही ये स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा अपना सेकंड मियोसिस कंप्लीट करेगा और क्या होगा, डिवाइड होकर ओवम और एक सेकंड पोलर बॉडी बना देगा। फीमेल के केस में डिफरेंस ये है कि यहाँ एक अनइक्वल डिवीजन होता है टू रिटेन मैक्सिमम साइटोप्लाज्म फॉर फ्यूचर जायगोट। तो इसकी वजह से ये अनइक्वल डिवीजन हुआ, पोलर बॉडीज बनी, फर्स्ट एंड सेकंड पोलर बॉडीज, जिनका कोई काम नहीं होता। स्टेप्स क्या है ये हमने समझ लिए। फिर आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, एवरेज ड्यूरेशन जो है 28 डेज का रहता है। इसमें मेंस्ट्रुअल फेज आता है, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाती है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाता है। फिर फॉलिकुलर फेज आता है जिसमें FSH फॉलिकल की डेवलपमेंट कराता है, ईस्ट्रोजन रीजनरेट होता है। ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ये ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, धीरे धीरे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, ईस्ट्रोजन की पीक आती है और ईस्ट्रोजन जब अकेला बढ़ता है तो ये LH और FSH को पॉजिटिव फीडबैक देता है जहां पे, और ग्राफियन फॉलिकल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है तो ईस्ट्रोजन की पीक दिखाई देती है। जब ईस्ट्रोजन अकेला मैक्सिमम होगा तो LH FSH की भी पीक आएगी जिसे LH सर्ज कह देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हो गया। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, रिमेनिंग स्ट्रक्चर ने कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर दिया। यही कॉर्पस ल्यूटियम आपका क्या करता है, आगे जाके प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है जो यूट्रस की वॉल को बनाने का और मेंटेन करने का काम करते हैं। इसको सिक्रीटरी ग्लैंडुलर बनाते हैं। लेकिन ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है, दोनों का लेवल बढ़ रहा है। जब प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉमन एक साथ बढ़ते हैं तो ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं GnRH LH FSH को, जिसकी वजह से इनका लेवल गिरने लगता है। LH को जब LH का लेवल नहीं रहेगा तो LH ने ही कॉर्पस ल्यूटियम को बनाया था, इसे मेंटेन कर रहा था। जब LH नहीं रहेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हुआ मतलब प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन सिक्रीट करने वाला कोई नहीं बचा, तो ना इस वॉल को बनाने वाला कोई बचा, ना एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला बचा। तो यूट्रस की वॉल क्या हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी, अल्टीमेटली मेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इसमें पढ़ लिया। देन आते हैं फर्टिलाइजेशन पार्ट पे। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो ये oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म ये जो गैमीट्स बने, अब यहाँ इनका फ्यूजन होगा, स्पर्म में एक्रोसोमल रिएक्शन होगी, स्पर्म की हेड पे कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम प्रेजेंट है जिसमें स्पर्म लाइसिन नाम का एंजाइम होता है। एक्रोसोमल रिएक्शन हुई, जोना पेलुसिडा को वो पेनिट्रेट करती हुई जाती है, ओवा में एंटर करती है। ठीक है, और जो एक स्पर्म ही ओवा को फर्टिलाइज कर पाती है, बहुत सारी स्पर्म्स नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन होती है और पॉलीस्पर्मी जो है वो प्रिवेंट की जाती है प्लॉइडी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, देन है इम्प्लांटेशन। जो फर्टिलाइज्ड एग है वो जाके यूट्रस की वॉल में इम्बेड हो जाता है आफ्टर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आके, और इम्प्लांटेशन होता है 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
प्लेसेंटा का काम क्या है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, वेस्ट रिमूवल, हार्मोन सिक्रीशन, ये सब आपके प्लेसेंटा के फंक्शन हो गए। अब ये प्लेसेंटा कुछ कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि आपके HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG ही प्रेगनेंसी टेस्ट, ग्रेविडेक्स टेस्ट में डिटेक्ट होता है। इसी की प्रेजेंस से जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव नेगेटिव आता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही एग फर्टिलाइज हुआ इनिशियली उसमें क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मॉर्यूला बना, मलबरी शेप, फिर ब्लास्टुला बना, ग्रेस्टुलेशन होता है जिससे जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है आफ्टर 8 वीक्स, और 8 वीक्स के बाद इसे फीटस कहने लग जाते हैं। देन आते हैं चाइल्ड बर्थ पे, जिसे पार्चुरेशन कहते हैं चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस को। ये कैसे होता है? ट्रिगर बाय फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ऑक्सीटोसिन आता है, वो स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे ही ब्रेन को सिग्नल गया और ऑक्सीटोसिन और वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन, अल्टीमेटली चाइल्ड बर्थ हो जाता है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ आते हैं लैक्टेशन पे, यानी कि जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है जिसके लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर ऑक्सीटोसिन होता है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन। फिर इनिशियल डेज का जो मिल्क है जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, इट इज रिच इन एंटीबॉडीज, IgA एंटीबॉडी, इसीलिए बच्चों के लिए एसेंशियल है। देन फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है? एम्पुलर स्टमक जंक्शन, हार्मोन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन ही पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ओव्यूलेशन किससे होता है? LH सर्ज आया जिसकी हमने बात की, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। एंड ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये इंपॉर्टेंट है, सर्टोली सेल बनाती है, ठीक है। तो ये आपको एक एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन का डायग्राम दिया हुआ है। ये हो गई अम्बिलिकल कॉर्ड जो इसे प्लेसेंटा से अटैच करिए, प्लेसेंटा आगे मदर से कनेक्टेड होता है जिसके थ्रू ये सारा तामझाम होता है। देन आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फर्स्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या? अकॉर्डिंग टू WHO, जब एक इंडिविजुअल टोटल वेलबींग मतलब सोशल, फिजिकल, मेंटल हर तरीके से वो हेल्दी है, दैट मीन्स वो कंप्लीटली हेल्दी है। अब हेल्थ में क्या क्या आता है? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल एस्पेक्ट। एंड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी में क्या क्या होगा? नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हेल्दी सेक्सुअल बिहेवियर, सोशल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज आई। इंडिया ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था फैमिली प्लानिंग का। इंडिया पहली कंट्री थी जिसमें फैमिली प्लानिंग की गई 1951 में। करंटली अंडर RCH एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आती है जिसमें क्या क्या आता है? मेजर स्ट्रैटेजीज है सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स एंड अवेयरनेस बाय मीडिया एंड टीचर्स। और इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या आई थी? एडोलसेंस चेंजेस, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, STI एंड एड्स के लिए अवेयरनेस, कॉन्ट्रासेप्शन, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड ब्रेस्ट फीडिंग। अब पॉपुलेशन इतनी जल्दी इतनी वास्ट बढ़ रही थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण क्या क्या थे? रिड्यूस डेथ रेट, लोग मर ही नहीं रहे, reduced IMR and MMR, maternal mortality rate and infant mortality rate, increased reproductive age population, improved health care। consequences क्या होंगे? लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे तो फूड की स्कार्सिटी, शेल्टर, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी हो जाएगी, लोगों में आपस में कंपटीशन होगा बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देन हम आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पे। कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो मेथड्स हैं जिनके थ्रू अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं? इजीली अवेलेबल होने चाहिए, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, मिनिमल साइड इफेक्ट, एंड ये लिबिडो जो सेक्सुअल डिजायर है उसको अफेक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल मेथड में कौन कौन से आते हैं? पीरियोडिक अब्सिस्टेंस, मतलब कि ओव्यूलेशन के टाइम पे कोइटस को अवॉइड करना। विड्रॉल मेथड की इजैकुलेशन फीमेल की बॉडी के इनसाइड ना हो। लैक्टेशनल एमेनेरिया, एक लैक्टेटिंग मदर है तो अराउंड 6 मंथ्स तक डिलीवरी के बाद उसमें मेंसेस एब्सेंट होते हैं, प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है, तो यहाँ पे कंसीव करने के चांसेस ऑलमोस्ट निल होते हैं, लेकिन हायर फेलियर रेट भी है। बैरियर मेथड में एक फिजिकल बैरियर लगा दिया जाता है स्पर्म एंड ओवा के बीच, जिसमें मेल्स में कॉन्डम का यूज होता है, फीमेल कॉन्डम भी है, फेमिशील्ड जिसे कहते हैं। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट, स्पर्मिसाइडल क्रीम एंड जेलीज यूज किए जाते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है बैरियर मेथड के कि ये STDs को भी प्रिवेंट करती है। देन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लूप, कॉपर रिलीजिंग में है कॉपर T CU7 मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग में LNG20, प्रोजेस्टासर्ट। मैकेनिज्म क्या है? कॉपर आयन स्पर्म्स की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं एंड यूट्रस को अनस्टेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हम आते हैं, तो जितने भी पिल्स है या आपके इंजेक्शन है सब में या तो प्रोजेस्टेरोन होगा या प्रोजेस्टेरोन
ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन होता है, इनको 21 डेज लिया जाता है फॉर 7 डेज ब्रेक। 7 दिन का जो ब्रेक है इसमें आयरन की टैबलेट्स ली जाती है ड्यूरिंग मेंसेस। फिर इनहिबिट ओव्यूलेशन कर देते हैं, और या तो ओव्यूलेशन नहीं होने देंगे या इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। फिर यहाँ याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है सहेली के बारे में। सहेली इंडियन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, वंस अ वीक पिल है, और इसको डेवलप किया था CDRI लखनऊ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। इंजेक्टेबल्स क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है, सिमिलर पिल्स की तरह ही बिल्कुल काम करते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, 72 आवर्स में अप्लाई किए जा सकते हैं। ये है इमरजेंसी पिल्स के बारे में। ठीक है, सर्जिकल मेथड्स इसमें आते हैं वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। परमानेंट है, रिवर्सिबिलिटी पुअर है। वेसेक्टोमी मेल्स में होती है जिसमें वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, वही फीमेल के केस में ट्यूबेक्टोमी होती है, फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं MTP पे। MTP है इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कॉमन टर्म्स में कहे तो अबॉर्शन। इसको लीगलाइज किया गया था 1971 में। MTP अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया था कि अगर 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट करना है तो एक मेडिकल प्रोफेशनल, मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होगी, उसकी परमिशन चाहिए होगी। लेकिन 12 to 24 वीक्स का MTP है तो वो रिस्क वाला होता है, इसमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन चाहिए। इंडिकेशन क्या है MTP के, मदर की लाइफ को अगर रिस्क है प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से, फीटल में कोई एबनॉर्मलिटीज है, रेप या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है। अनसेफ एंड इलीगल MTP मेजर कॉज जो है, ये मेजर कॉज होते हैं मैटरनल डेथ के। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड अगर इन्फेक्शंस पे आए तो वो है आपके गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमिडियासिस, जेनिटल हर्पीज, हेपेटाइटिस B, HIV एंड एड्स। और इनके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इनफर्टिलिटी, स्टिल बर्थ एंड कैंसर। फिर आते हैं प्रिवेंशन पे कि इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। अवॉइड मल्टीपल पार्टनर, बैरियर मेथड का यूज करके, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हाई रिस्क के एज ग्रुप्स कौन कौन से हैं, 15 to 24 ईयर वाले। इनफर्टिलिटी की अगर बात करें तो कॉजेज क्या है, इसके कॉजेज है फिजिकल, कंजेनाइटल, डिजीज एंड साइकोलॉजिकल। ART इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसमें है IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहते हैं, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, IUT एम्ब्रियो ट्रांसफर, GIFT गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जो मेल पार्टनर प्रॉपरली इंसेमिनेट नहीं कर पाते उनमें ये टेक्निक्स को, इस टेक्निक को यूज किया जाता है। बस इसका एक लिमिटेशन क्या है, एक्सपेंसिव है और एडॉप्शन रेट कम हो जाता है। अगर लोग इनफर्टिलिटी के लिए ये मेथड्स यूज करेंगे तो एडॉप्ट कौन करेगा, तो बेस्ट एडॉप्शन इज द बेस्ट सोशल अल्टरनेटिव। ठीक है, तो ये चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। अब आते हैं इवोल्यूशन पे। अब आते हैं इवोल्यूशन पे। इवोल्यूशन क्या है कि ह्यूमन की लाइफ फॉर्म की, हमारी लाइफ कैसे कैसे आई, कैसे हम इवॉल्व हुए, वो इवोल्यूशनरी जो स्टडी की कि कैसे ओरिजिनेट हुए, कैसे आज यहाँ जिस कंडीशन में हैं हम यहाँ तक पहुंचे, तो जो चेंजेस हुए ऑर्गेनिज्म में ओवर मिलियन ईयर्स, इसको इवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है। एंड इवोल्यूशन मस्ट बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ अगर हम पढ़े तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या है, यूनिवर्स अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो बना था। बिग बैंग थ्योरी दी गई थी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और अर्थ का फॉर्मेशन बताया जाता है अराउंड 4.45 बिलियन ईयर्स अगो। एंड अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, जो प्राइमरी अर्थ थी उसमें रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था और एटमॉस्फेयर था ही नहीं। देन धीरे धीरे क्या आया एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर, मिथेन, अमोनिया, CO2, है ना। फ्री ऑक्सीजन था नहीं, लेकिन यूवी रेज आई, वाटर को स्प्लिट किया, हाइड्रोजन एस्केप हो गया और ऑक्सीजन ने ओजोन का फॉर्मेशन किया, ओजोन लेयर बनी। जो वाटर है उसका कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड्स बने, रेनफॉल हुआ, जिसकी वजह से ओशियंस बने। लाइफ आई अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो, अराउंड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर ओरिजिन ऑफ अर्थ। चलो, फिर कुछ थ्योरीज दी गई जिसमें आपके है ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। लाइफ आई, इस थ्योरी में ये कहा गया कि लाइफ बाहर से कहीं स्पोर्स की फॉर्म में ट्रांसफर हुई है, लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया गया। देन आती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसमें ये कहा गया था लाइफ जो है डिकेइंग मैटर, डेड डिकेइंग मैटर से आई है, और इसको लुईस पास्चर ने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से डिसअप्रूव कर दिया था। ठीक है, और इन्होंने ये कहा था लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आई है। केमिकल इवोल्यूशन जिसे एक्सेप्ट
एक्सेप्ट किया गया। ओपरिन एंड हेल्डेन ने ये थ्योरी दी थी। ओपरिन रशिया के, हेल्डेन थे इंग्लैंड के। इन्होंने क्या कहा कि लाइफ जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी आया था, मिलर का एक्सपेरिमेंट था, जिसने इस थ्योरी को प्रूव किया था। अब यहाँ क्या हुआ, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, उससे ऑर्गेनिक बने, देन कॉम्प्लेक्स पॉलीमर, देन लाइफ आई। अर्ली अर्थ की कंडीशन कैसी थी, हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। फिर मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, एक चैम्बर लिया, उसमें ये सारी जो एलिमेंट्स थे, मिथेन, अमोनिया, CH2, इस ग्लास चेम्बर में डाले, इलेक्ट्रोड्स लगाए इसमें, और क्या किया, हाई टेम्परेचर, वही एनवायरमेंट क्रिएट किया जो अर्ली अर्थ पे हुआ करता था। और यहाँ पे इसको क्या मिला, कुछ अमाइनो एसिड्स मिले, कुछ सब्सटेंसेस मिले, जिससे ये प्रूव हुआ कि लाइफ का जो ओरिजिनेट हुई है वो कुछ इसी तरह से हुई है। तो ये थ्योरी आई। फर्स्ट लाइफ फॉर्म इसी तरीके से आई। फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है 3 बिलियन ईयर्स अगो आई। जायंट मॉलिक्यूल्स बने, RNA, प्रोटीन। फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ अराउंड 2 बिलियन ईयर्स अगो आई, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे। और लाइफ जो है वाटर में ओरिजिनेट हुई। फिर पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इन्होंने कह दिया कि लाइफ को भगवान ने बनाया, ऐसा एज इट इज ही बनाया था, और इन फ्यूचर भी कोई बदलाव नहीं आने वाला, लाइफ ऐसे ही रहेगी। और अर्थ को ओनली अर्थ जो है 4000 ईयर्स ओल्ड है। फिर डार्विन भैया ने थ्योरी दी, चार्ल्स डार्विन ने। उन्होंने जब HMS बीगल पे गैलापागोस आइलैंड गए तो उन्होंने स्टडी किया इवोल्यूशन को, कुछ कंक्लूजन्स दिए, है ना। और क्या कहा, सेम टाइम पे अल्फ्रेड वॉलेस भाई साहब भी मलय आर्किपेलागो आइलैंड पे गए थे, उन्होंने भी डार्विन के सिमिलर ही कंक्लूजन्स दिए, उनके भी सेम कंक्लूजन्स आए। तो इन्होंने क्या कहा था, ऑल और सब ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन है, वेरिएशन हेरिटेबल होती है, एंड जो ज्यादा मतलब कि रिप्रोड्यूस करेगा, ज्यादा सर्वाइव करेगा, नेचर में बेटर एडेप्ट होगा, वही आगे इवॉल्व होता चला जाएगा। लिमिटेड रिसोर्सेज है, जिससे स्ट्रगल होता है, कंपटीशन आता है। जब कंपटीशन होगा तभी स्पीसीज आपस में कंपीट करेगी, और जो सर्वाइव करेगी वो आगे इवॉल्व होगी। ठीक है। देन यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की वही बात की गई कि रिसोर्सेज अगर बदलते एनवायरनमेंट में, कैसी भी सिचुएशन में जब नेचर सिलेक्ट कर रहा है, तो उस नेचर की कंडीशंस में जो बेटर एडेप्ट कर गया वो सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है। अल्फ्रेड वॉलेस की बात कर ली। डार्विन की थ्योरी के 2 की कॉन्सेप्ट थे, ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। देन एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पे आए, फॉसिल के एविडेंसेस पढ़े, पैलियोंटोलॉजिकल। तो इसमें क्या था, फॉसिल्स क्या है, डेड रिमेन्स है ऑर्गेनिज्म के, प्लांट के, जो आज से हजारों साल पहले रहा करते थे। और उनके सेडिमेंट्स जब मिलते हैं, उनके जब डेड रेमिनेंट्स मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक में, उनको स्टडी किया जाता है। आज के ऑर्गेनिज्म से जब कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी होती है, तो पता चलता है कि पहले कैसे ऑर्गेनिज्म प्लांट्स थे और आज कैसे है। कंपैरेटिव स्टडी करके इवोल्यूशन का पता लगाया जाता है कि इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया था अर्नस्ट हैकल ने। इन्होंने क्या कहा था, गिल स्लिट्स के बारे में बात की थी कि हेड के पीछे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है सब ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन ये फिश में फंक्शनल है, ह्यूमन में वेस्टिजियल है, लेकिन इसको डिसअप्रूव कर दिया गया था। देन आती है होमोलोगस ऑर्गन पे। ये क्या होता है कि ओरिजिन सेम है, फंक्शन सबका अलग अलग हो गया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाता है, कॉमन इंसेस्ट्री दिखाता है, जिसमें आपके एग्जांपल है फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, ह्यूमन एंड चीता, या फिर थॉर्न्स ऑफ बर्गनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। देन होमोलोगस ऑर्गन्स की बात हमने कर ली। फिर यहाँ आते हैं एनालॉगस ऑर्गन पे, मतलब इनका ओरिजिन अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, और ये क्या करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कराते हैं। इसका एग्जांपल है विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, स्वीट पोटैटो जो कि रूट ओरिजिन है, और पोटैटो आपका स्टेम ओरिजिन। बायोकेमिकल एविडेंसेस में आप देखते हैं कि सिमिलरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन, एंड ये बताता है कॉमन इंसेस्ट्री। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एग्जांपल हमने सबने पढ़ा है, वो भी इवोल्यूशन बताता है, पेपर्ड मॉथ, नेचुरल सिलेक्शन का। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट कलर वाले कैमोफ्लेज हो जाते थे, प्रीडेटर डार्क वालों को ज्यादा खाता था, तो नेचर सिलेक्ट करा था। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क मॉथ वाले सर्वाइव हो गए क्योंकि ये कैमोफ्लेज हो जाते थे। जो लाइकेंस ट्री के बाग पे लाइकेंस प्रेजेंट थे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो व्हाइट वाले कैमोफ्लेज हो गए। बाद में पोल्यूशन की वजह से ट्री ट्रंक डार्क हो गया और लाइकेंस डिसअपीयर हो गए, तो ये क्या हुआ, डार्क वाले सर्वाइव कर गए। ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब है कि ह्यूमन एक्टिविटीज से जो इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे एक्सेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज बन गए, पेस्टिसाइड के ओवर यूज से रेजिस्टेंट पेस्ट बन गए। इवोल्यूशन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम स्पैन में भी हो सकता है। मैकेनिज्म क्या है, सडन इवोल्यूशन म्यूटेशन से हो सकता है, सडन हेरिटेबल चेंजेस। ह्यूगो डिवरीज ने दिया, इवनिंग प्राइमरोज पे एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया लार्ज म्यूटेशन से स्पीसिएशन भी हो जाता है और इसे साल्टेशन कहते हैं। डार्विन भैया ने वेरिएशन की बात की, जो कि
स्मॉल, ग्रेजुअल, हेरिटेबल और डायरेक्शनल थी। और मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू रूल, मॉडर्न व्यू में दोनों चीजें एक्सेप्ट की गई है। फिर आते हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल पे। इन्होंने कहा था कि एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है जब तक बाहर से छेड़छाड़ ना की जाए। तो इन्होंने P + Q = 1 और एक ही इक्वेशन दी थी जिस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। P क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। Q है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। एंड 2pq क्या होता है आपका? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। अब फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे आपके 3 ग्राफ दिए हुए हैं। इन ग्राफ्स में क्या कहा है कि अगर मीन वैल्यू वाले इंडिविजुअल सिलेक्ट होते हैं तो ये हो गया आपका स्टेबिलाइजिंग। देन अगर आपका ग्राफ एक साइड शिफ्ट हो जाता है, कोई एक वैल्यू वाले इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं, तो ये हो गया आपका सिलेक्टिव। और ये दोनों अगर मतलब कि मीन वैल्यू को छोड़ के बाकी 2 इंडिविजुअल सर्वाइव कर जाते हैं, ये हो गया आपका डायरेक्शनल। सिलेक्टिव नहीं, ये हो गया डायरेक्शनल। देन दोनों साइड वाले मीन वैल्यू के अलावा दोनों इंडिविजुअल सर्वाइव कर गए, ये हो गया डिसरप्टिव। देन आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने ये फैक्टर्स बता दिए, 5 फैक्टर होते हैं। इन्होंने क्या कहा? चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस, मतलब कि कोई स्टोकास्टिक इवेंट्स हो गए जिनकी वजह से कुछ जो उस कंडीशन को सर्वाइव कर गए वो आगे बढ़ जाएंगे, वो इवॉल्व हो जाएंगे। अगर एक स्पीसी कहीं दूसरी जगह नई स्पीशीज, नई वेराइटीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जैसे डार्विन फिंच, तो ओरिजिनल स्पीसी जो वहां माइग्रेट होके आई थी उसे कहते हैं फाउंडर स्पीसी, और ये जो इफेक्ट है इसे फाउंडर इफेक्ट कह देते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का टाइप हो गया स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव, हमने पढ़ लिया। फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई 2000 मिलियन ईयर्स अगो। इन्वर्टिब्रेट्स आए 500 मिलियन ईयर्स अगो। जॉलेश फिश आई 350 मिलियन ईयर्स अगो। प्लांट ने सबसे पहले लैंड को इन्वेड किया था। एम्फीबियंस इवॉल्व हुए फ्रॉम लोबफिन फिशेस। रिप्टाइल्स इवॉल्व हुए फ्रॉम एम्फीबियन। डायनासोर्स डोमिनेट किया अर्थ को, एक्सटिंक्ट हो गए ये अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो। मैमल इवॉल्व, देन डायनासोर्स के बाद मैमल्स आए, ये इवॉल्व हुए, डोमिनेट किया। एंड मार्सुपियल सर्वाइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू आइसोलेशन। जब आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आया तो ये मार्सुपियल सर्वाइव कर गए क्योंकि इनका कोई कंपटीशन ही नहीं था। यहाँ पे जो डायग्राम दिया है इसमें ये देखो कि ह्यूमन स्कल को चिंपैंजी के स्कल से जब कंपेयर किया गया तो ह्यूमन का स्कल ज्यादातर जो सिमिलरिटी है बेबी चिंपैंजी के स्कल से दिखा रहा था रादर देन अडल्ट चिंपैंजी स्कल। फिर मैन का इवोल्यूशन हम पढ़े तो यहाँ पे क्या आया था? सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, एप लाइक थे 15 मिलियन ईयर्स अगो। इनको याद रखने की ट्रिक है, डॉक्टर हेन ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हेन लाए। तो डॉक्टर से ड्रायोपिथेकस एप लाइक, रामापिथेकस मोर मैन लाइक, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलोपिथेकस वॉक अपराइट यूज टूल्स। फिर हेन HEN, हैबिलिस इरेक्टस एंड निएंडरथल। हैबिलिस क्या करते थे? इनका ब्रेन साइज था 650 to 800 सीसी। फर्स्ट ह्यूमन लाइक थे। इरेक्टस जो थे ये फायर का यूज किया, 900 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी। निएंडरथल की अराउंड 1400 क्रेनियल कैपेसिटी। ये केव्स में रहा करते थे, अपने डेड इंडिविजुअल्स को बुरी करते थे। देन आए होमोसेपियन जो कि आपके अफ्रीका में ओरिजिनेट हुए। इन्होंने लैंग्वेज, कल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन सब डेवलप किया। एग्रीकल्चर अराउंड 10,000 ईयर्स अगो आया। देन हम आते हैं ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर पे। हेल्थ क्या है हमने भी देखा, नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज, कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग, इसको हम कहते हैं हेल्थ। अब गुड हेल्थ को इंश्योर करने के क्या क्या तरीके हैं? गुड हेल्थ अगर होगी तो हायर एफिशिएंसी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब फैक्टर क्या है जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है, या अनटाइडी लाइफस्टाइल भी हो सकता है, फूड, वाटर, इस तरह से। अब क्या क्या मेथड है हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के? मेजर्स, बैलेंस डाइट, अच्छा खाना खाओ, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, वैक्सीनेशन, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, वेक्टर कंट्रोल एंड सेफ फूड एंड वाटर। देन आते हैं डिजीजेस पे। डिजीज क्या है? मेल फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन एंड सिस्टम। कैरेक्टर, इसके कुछ साइन एंड सिम्टम आते हैं। डिजीज 2 तरह की है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जो कम्युनिकेबल है, स्प्रेड हो जाती है, और ये क्या है? इजीली ऐसे स्प्रेड नहीं होती किसी के टच से नॉर्मली, या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। तो यहाँ पे इन्फेक्शियस क्या है? ट्रांसमिसिबल है, सॉरी अरे भैया कहाँ गया? हाँ,
इन्फेक्शियस जो है ट्रांसमिसिबल है, पैथोजेंस इसके कॉजेटिव एजेंट है, नॉन इन्फेक्शियस में आपके कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिजीज। फिर आते हैं कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। तो पैथोजेंस इसके कौन कौन से हैं? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ, फंजाई, ये सब हो सकते हैं। बैक्टीरियल डिजीज में आपके आते हैं सबसे पहले टाइफॉइड, तो इसका पैथोजन है साल्मोनेला टाइफी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स की बात करें, हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। और आपका टाइफॉइड का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। क्या हो रहा है, ये बोर्ड को मौत क्यों आ रही है? विडाल टेस्ट। और इसकी कैरियर थी जो एग्जांपल दिया टाइफॉइड मैरी, या इसे मैरी मेलॉन कहा जाता है। निमोनिया की बात करें, इसका पॉजिटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ये एल्वियोलाई को, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम है फीवर, चिल, कफ, हेडेक, ब्लूइश लिप एंड नेल्स। ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, शेयरिंग यूटेंसिल्स। फिर वायरल डिजीज में है कॉमन कोल्ड, जिसका पैथोजन है राइनोवायरस। ये क्या करता है, नोज रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है और ये लंग्स को अफेक्ट नहीं करता। इसके सिम्टम्स क्या है, नेजल कंजेक्शन, रनी नोज, सोर थ्रोट, कफ, हेडेक, ये सब हो गए। ये किस तरीके से फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। देन आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में। ये डायग्राम दिया है, इसमें क्या है, आपका फीमेल एनाफिली ने बाइट किया, स्पोरोजोइट आया, वो जाके लिवर में जाएगा, हिपेटोसाइट्स में मल्टीप्लाई होके हिपेटोसाइट को बर्स्ट कर देगा। देन ये यहाँ ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। देन ये क्या करता है, स्पोरोजोइट ब्लड में जाता है, आरबीसी में जाता है, वहां भी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके आरबीसी को बर्स्ट करता है, हीमोजोइन रिलीज करा देता है और आरबीसी के अंदर ही अपनी सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप करता है। गैमेटोसाइट वो आगे जब दूसरा फीमेल एनाफिली बाइट करेगा, ये गैमेटोसाइट उसमें ट्रांसफर हो जाती है और वहां पे फीमेल एनाफिली के गट में जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है और स्पोरोजोइट जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है गट से जाके ट्रांसफर हो जाती है सलाइवरी ग्लैंड में और ये साइकिल इसी मैनर में चलता रहता है। प्रोटोजोन डिजीज में मलेरिया आता है, जिसका पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरी एंड फेल्सीपैरम, जो कि आपका सीवियर है सबसे ज्यादा। वेक्टर है फीमेल एनाफिली, इन्फेक्शियस स्टेज है स्पोरोजोइट। फिर ये लाइफ साइकिल हमने पढ़ ही लिया, इसके दो होस्ट होते हैं, ह्यूमन एंड मस्कीटो, दो में ये रहता है। अमीबियासिस का पॉजिटिव एजेंट है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये लार्ज इंटेस्टाइन में अफेक्ट करता है। सिम्टम्स क्या आते हैं, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल। कैसे ट्रांसमिट होता है, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। हाउस फ्लाई की कैरियर होती है। हेलमिंथ डिजीज कौन सी है, एस्केरियासिस, जिसका पैथोजन है एस्केरिस। सिम्टम क्या है, एब्डोमिनल पेन, अनीमिया, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। ट्रांसमिशन है फूड एंड वाटर के थ्रू। फिलेरियासिस में जो पैथोजन है विचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई एंड विचरेरिया मलई। वेक्टर है फीमेल मस्कीटो, अफेक्ट करता है लिम्फेटिक वेजल्स को, कॉजेज स्वेलिंग ऑफ लिम्स एंड जेनिटल ऑर्गन्स, इस तरह से जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। फिर फंगल डिजीज में आता है रिंगवॉर्म, जिसके पैथोजन है माइक्रोस्पोरम, ट्रैकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। इसमें क्या होता है, ड्राई स्केली लीजन बन जाते हैं, इंटेंस इचिंग होती है। अगर फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो हीट एंड मॉइस्चर जहां होगा वहां पे ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं ज्यादा, फंगस। ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड टावल, क्लोथ्स, कॉम्स यूज करने से। किसी के सिम्टम्स क्या है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, ब्लड म्यूकस, ये तो उसका आ गया, फिर से पेज रिपीट हो गया, एक सेकेंड रुको। ये सब हमने कवर कर लिया। देन आते हैं हम फिलेरियासिस पे। फिलेरियासिस का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, एलिमेंटियासिस, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। वेक्टर को कंट्रोल किया जाता है, अपना वाटर को इकट्ठा ना होने दिया जाए। मस्कीटो नेट, गेम्बूसिया फिश जो लार्वा पे फीड होती है। वैक्सीनेशन एंड एंटीबायोटिक्स। अब आते हैं इम्यूनिटी पे, जो आपकी बॉडी का सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, बॉडी फाइट करती है पैथोजन से, उसे कहते हैं इम्यूनिटी। दो तरह की है, इनेट जो कि बाय बर्थ है, एक्वायर्ड जो एक इंडिविजुअल लाइफ टाइम में एक्वायर करता है। इनेट नॉन स्पेसिफिक है, ये आपकी स्पेसिफिक होती है एक्वायर्ड। बैरियर में स्किन, फिजिकल बैरियर स्किन एंड म्यूकस हो गए। फिजियोलॉजिकल में स्टमक, एसिड, सलाइवा, टीयर्स। सेल्यूलर बैरियर में न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस एंड एनके सेल, नेचुरल किलर सेल। साइटोकाइन बैरियर में आप कहते हैं इंटरफेरोन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पैथोजन स्पेसिफिक है, मेमोरी बेस्ड होती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी, सेकेंडरी हाईली इंटेंसिफाइड और फास्टर रिस्पॉन्स आता है। लिम्फोसाइट में आपकी बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, ये क्या करती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और ये टी सेल आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है, दो लाइट चेन, दो हैवी चेन होती है, जिसकी वजह से इसे H2L2 लिखा जाता है। बहुत तरह के एंटीबॉडी है, IgA, MEG। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की बात करें
तो आपकी एक्टिव जो इम्यूनिटी है इसमें बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, एंटीबॉडीज बनाती है। तो क्या करते हैं, बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, लॉन्ग लास्टिंग है, मेमोरी बेस्ड है। इस पे इसके एग्जांपल है वैक्सीनेशन, नेचुरल इन्फेक्शन। पैसिव में क्या होता है, रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडीज बॉडी में डाल दी गई। ये इमीडिएट है, शॉर्ट लिव्ड होती है ना। जैसे कि एग्जाम्पल कोलेस्ट्रम IgA एंटीबॉडी। यहाँ पे अगर एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 2 हैवी चेन हो गई, 2 लाइट चेन हो गई। ये वेरिएबल पार्ट होता है यहाँ का, वेरिएबल रीजन, और बाकी है कांस्टेंट रीजन। दोनों चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे एंटीजन बाइंड होता है। देन पैसिव में है कोलेस्ट्रम, एंटीसीरा एंड प्लेसेंटल एंटीबॉडीज। वैक्सीनेशन क्या करते हैं, इसमें एंटीजन या वीकेंड पैथोजन को डाल दिया जाता है और इससे मेमोरी जनरेट होती है, ताकि जो सेकेंडरी प्राइमरी रिस्पॉन्स वाला काम इसी वैक्सीनेशन से करा देते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स ताकि हाईली इंटेंसिफाइड हो। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में आपके हेपेटाइटिस B की वैक्सीन बनाई गई है। एलर्जी क्या है, इम्यून सिस्टम का एग्जैजरेटेड रिस्पांस, बढ़ा चढ़ा के रिस्पांस आता है। इसमें एंटीबॉडी IgE इन्वॉल्व होती है, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जब बॉडी में एलर्जी होती है। तो हिस्टामिन, सीरोटोनिन जो क्या करते हैं, एलर्जी के सिम्टम, वेजोडाइलेटर, वाइजोडाइलेशन कराते हैं, इन्फ्लामेशन कराते हैं बॉडी में। और क्या आते हैं सिम्टम, स्नीजिंग, वाटरी आईज, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। और इनको ट्रीट करते हैं एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड्स। देखे, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि जब बॉडी खुद सेल्फ नॉन सेल्फ में डिफरेंस ही ना पहचान पाए और अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना लग जाए, अपनी बॉडी के खिलाफ ही एंटीबॉडीज बनाने लग जाए। इसमें एनसीआईटी के आपके एग्जांपल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। ह्यूमन इम्यून सिस्टम में प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है आपके बोन मैरो, थाइमस। सेकेंडरी में स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचेस एंड अपेंडिक्स। और एक और चीज दी है माल्ट, मक्योसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो 50% पार्ट बनाता है। एड्स में आपका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV या रेट्रोवायरस कहते हैं, वो पॉजिटिव एजेंट है। ट्रांसमिशन होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, कंटामिनेटेड ब्लड, शेयर्ड नीडल्स। IV ड्रग अब्यूजर्स में होता है मदर से चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, ये ट्रांसमिट हो जाता है। टारगेट क्या है, मैक्रोफेजेस जो आपके है उनमें जाके ये मल्टीप्लाई होता है और मैक्रोफेजेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए मैक्रोफेजेस को HIV फैक्ट्री भी कहते हैं। हेल्पर T सेल को नंबर्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। एंजाइम होता है इसके पास एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिससे अपने ये जेनेटिक मटेरियल जो कि RNA या सिंगल स्ट्रैंडेड, उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा के DNA बनाता है और उस DNA को ह्यूमन के DNA के साथ इनकॉर्पोरेट कर देता है और हमारे DNA को ही खराब कर देता है। तो इससे क्या होगा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, चुन्नू मुन्नू इन्फेक्शन लगने लग जाते हैं और हेल्पर T सेल का नंबर गिर जाता है। इसको डायग्नोस किया जाता है ELISA टेस्ट करके और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती है। प्रिवेंशन कैसे है, सेफ सेक्स, डिस्पोजेबल नीडल्स का यूज करो, ब्लड की स्क्रीनिंग इन ब्लड बैंक्स और अवेयरनेस जो कि नाको और WHO फैलाते हैं इसके प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि कोई क्योर नहीं है अभी तक का इस एड्स का परमानेंट। देन आते हैं कैंसर पे। कैंसर में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ट्यूमर में 2 तरह के ट्यूमर है, बेनाइन है, मैलिग्नेंट। बेनाइन नॉन स्प्रेडिंग है, लेकिन कैंसरस प्रॉपर्टी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर में, क्योंकि इसमें मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है, ये दूसरे रीजन्स तक जाके फैल जाता है। फिजिकल कैंसर के कॉजेज है फिजिकल कार्सिनोजन में एक्सरे, UV रे, केमिकल में टोबैको, बायोलॉजिकल में ऑन्कोजेनिक वायरसेस। जीन्स भी होते हैं कुछ प्रोटो ऑन्कोजन, ये इनमें कुछ म्यूटेशन हो गई अगर तो ये भी कैंसर कॉज कर देते हैं, ऑन्कोजीन्स बना लेते हैं। डायग्नोस किया जाता है बायोप्सी करके, हिस्टोपैथोलॉजी, CT स्कैन, MRI, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की हेल्प से। कैंसर का ट्रीटमेंट है सर्जरी करो, ट्यूमर को निकाल दो, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट है, बाल उड़ जाते हैं, बॉडी में बहुत सारे नुकसान होते हैं। ड्रग्स आपको यहाँ पर नहीं है, ओपियोइड्स में है हीरोइन, जिसे डाइएसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं, ये पेपेवर सोमनीफेरम से ऑब्टेन की जाती है। ये है कुछ इसकी स्ट्रक्चर। देन कैनामिनोइड्स, मैरिजुआना, गांजा, चरस सोर्स है, कैनाबिस सटाइवा। कोकेन है आपका सोर्स, एरिथ्रोजाइलम कोका। इसके इफेक्ट्स है एडिक्शन हो जाता है इनका, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस आ जाती है। डिपेंडेंस आ गई तो जब छोड़ोगे तो विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। टोबैको में क्या होता है, निकोटिन होता है जो कि हार्ट रेट को बढ़ाता है, कैंसर कॉज करता है, लंग्स कैंसर, एंड रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में बढ़ने लगता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से एफिनिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिप्राइव होने लगती है, बॉडी हाइपोक्सिया होने लग जाता है।
अल्कोहल अब्यूज में लिवर डैमेज होता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है, नर्वस सिस्टम डैमेज, फीटल एबनॉर्मलिटीज। एडोलसेंस की एज क्या है, 12 से 18 साल की, वल्नरेबल फेज है। अब्यूज के कॉजेज क्या है, ड्रग अब्यूज के, अल्कोहल अब्यूज के, क्यूरियोसिटी, चाव चाव में कर लिया, पीयर प्रेशर, स्ट्रेस, मीडिया इन्फ्लुएंस, टीवी में देखा था, मूवी में देखा था, ऐसा हुआ था। प्रिवेंशन, एजुकेशन एंड काउंसलिंग करो, पीयर प्रेशर को अवॉइड करो, पेरेंटल सपोर्ट एंड मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्प जिसमें काउंसलिंग्स की जाती है। इसी के साथ अब आ जाते हैं बायोटेक के प्रिंसिपल वाले पार्ट पे। बायोटेक यूज, इसमें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, यूज ऑफ लिविंग सेल्स, ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बायोलॉजी का यूज करके उसको टेक्नोलॉजी के साथ मिला के उसको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जनरेट करने में काम करना, एक इंटीग्रेशन है। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में जैसे कर्ड है, ब्रेड है, वाइन है, ये बनाई जाती थी माइक्रोब से, लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल का कोई मैनिपुलेशन नहीं किया जाता था। मॉडर्न में क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं, जीएमओ, जिनसे हम कोई भी चीज प्रोड्यूस करा सकते हैं। ईएफबी ने बायोटेक की एक डेफिनेशन दी थी जिसमें क्या कहा था, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, जिसमें सेल पार्ट्स देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कोर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, डीएनए को अल्टर कर देते हैं। इन्वॉल्व्स आइसोलेशन, मॉडिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ एंड ट्रांसफर ऑफ जीन। इट लीड्स टू चेंज इन फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में बात करें तो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल अप्लाई टू बायोलॉजिकल सिस्टम। स्टेराइल कंडीशन होनी चाहिए ताकि जो चीज हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वही बने, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अनडिजायरेबल चीजें, कुछ अनडिजायरेबल माइक्रोब्स ग्रो ना कर जाए। और इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स एंजाइम जो प्रोड्यूस करें, इनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमें चाहिए होगा, जिसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों की जाती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक स्टेबिलिटी रहती है, कोई वेरिएशन नहीं आती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। अब ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में क्या किया जाता है, डिजायर्ड जीन तो ट्रांसफर होते हैं लेकिन उसके साथ साथ अनडिजायर्ड भी ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हमारा डिजायर्ड जीन है वही ट्रांसफर होता है। ओरिजिन ऑफ, अब यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का एडवांटेज क्या है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट ही ट्रांसफर होगा, कोई जेनेटिक्स का लोड नहीं है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कुछ ऐसा डीएनए सीक्वेंस है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है, ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करने का काम करता है। क्लोनिंग कराता है, मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ आइडेंटिकल डीएनए। आरडीएनए क्या है, वो डीएनए जिसको हमने डिजायर्ड, एक कोई भी वेक्टर डीएनए था उसमें हमने एक डिजायर्ड जीन जो हमें चाहिए वो उसको मर्ज करा दिया दोनों को। पहले अब हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से दोनों डीएनएस को कट किया, डिजायर्ड को और वेक्टर को, और फिर डीएनए लाइगेज की हेल्प से दोनों को चिपका दिया, मॉलिक्यूलर ग्लू जो होता है उसकी हेल्प से चिपका दिया। अब एक जो डीएनए बना वो हो गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फर्स्ट टाइम इसको कंस्ट्रक्ट किया था 1972 में स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने, यूजिंग प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफी एंड ई कोलाई एज होस्ट। 3 बेसिक मॉडिफिकेशन किए, डिजायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करना, उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस कराना एंड उसको मेंटेन करना। अब टूल्स क्या क्या है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए जिसे मॉलिक्यूलर सीजर 1963 में डेवलप किया, पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आइसोलेट हुआ दैट इज हिंद सेकंड। देन टाइप ऑफ न्यूक्लियस आपके 2 है, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। ये आपके एक्सोन्यूक्लियस डीएनए की चेन को एंड्स पे से कट करता है, वहीं एंडोन्यूक्लियस वाइस वर्सा ये डीएनए की स्ट्रैंड को बीच में से कट करता है। और इनका पर्टिकुलर एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है 6 बेस पेयर का, जिसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, जिसको 5 to 3 पोलैरिटी में अगर पढ़ोगे तो सेम ही रहता है। स्टिकी एंड्स क्या है कि अगर एंजाइम जो है डीएनए को सेंटर से काटे और ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स बचे अगर डीएनए की स्ट्रैंड में, है ना, मतलब कि अनपेयर्ड बेसिस वहां है, दैट मींस स्टिकी एंड है। अगर ब्लंट एंड है होगा, बिल्कुल स्ट्रेट कट आया है। नेमिंग किस तरह से की जाती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, फर्स्ट लेटर होता है जीनस, जैसे इकोआर में ई है जीनस, फिर सेकंड 2 लेटर सी ओ, यहाँ पे स्पीसी जैसे इस्चरीशिया कोलाई, फिर यहाँ पे लेटर जो अगला कैपिटल लेटर है 4th लेटर वो होता है स्ट्रेन, जैसे आर, यहाँ पे रफ स्ट्रेन। फिर रोमन नंबर में जो लेटर लिखा जाता है वो होता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, कि किस ऑर्डर में इसे आइसोलेट किया गया है। डीएनए लाइगेज है आपका मॉलिक्यूलर ग्लू जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के इनको डीएनए को चिपकाने का काम करता है। ये एसेंशियल है डीएनए टेक्नोलॉजी डीएनए फॉर्मेशन के लिए। फिर एक प्रोसेस है, डीएनए हमने काट लिया,
अब इसको डीएनए को सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, एगरोस जेल में डीएनए डाला और उसमें चारों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, क्योंकि डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है तो वह एनोड की तरफ भागेगा अपनी साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग। तो अब इसको कैसे डीएनए को देखेंगे, नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा, तो इसे एथिडियम ब्रोमाइड डाई से स्टेन करके यूवी लाइट से एक्सपोज करके देखा जाता है और ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं। फिर हमने अपना डिजायर्ड डीएनए वहां से सिलेक्ट किया, उसे जेल में से कट करके निकाल लिया जाता है। ठीक है, इल्यूशन प्रोसेस है। इस जेल में से डिजायर्ड डीएनए निकाला, उसे प्योरीफाई किया, उस प्रोसेस को इल्यूशन कह दिया। फिर क्लोनिंग वेक्टर क्या है कि डीएनए मॉलिक्यूल केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, वो वेक्टर जो अपने आप इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं, इससे हम डिजायर्ड जीन को इंटीग्रेट कराते हैं। कॉमन वेक्टर है आपके प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेजेस। एसेंशियल फीचर क्या है, इनके पास ओआरआई होता है, सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट होती है। सिलेक्टेबल मार्कर में आपके दो आते हैं, एक है आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाला और दूसरा है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला। PBR 322 की बात की गई है, जिसमें ई कोलाई का प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है। इसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होती है। रेस्ट्रिक्शन साइट इसमें है EcoR1 की, BAMH1, HIN3, PST1, SAL1, ये सब साइट्स प्रेजेंट है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब हमने कुछ इंसर्ट किया और उसकी वजह से जो प्रीवियस जीन था वो इनएक्टिव हो गया, दैट इज योर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले सिलेक्टेबल मार्कर में होता है। तो अब जो रिकॉम्बिनेंट है वो व्हाइट कलर की मतलब कि कलरलेस कॉलोनीज प्रोड्यूस करेंगे, तो जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो कलरलेस कॉलोनीज प्रोड्यूस करेंगे, तो जो कलरलेस कॉलोनीज है उसको इजीली हम सेपरेट आउट कर लेंगे एंड दैट इज द रिकॉम्बिनेंट। देन वेक्टर्स पे बात करें, वेक्टर्स क्या है प्लांट एंड एनिमल्स में। प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन, जिसमें टीआई प्लाज्मिड होता है, ये टी डीएनए को ट्रांसफर कर देता है प्लांट के जीनोम में। एनिमल्स के केस में रेट्रोवायरस को यूज करते हैं और ये क्या होता है, नॉन पैथोजेनिक। इन दोनों जो वेक्टर्स को पैथोजेनिसिटी हटा के इनको डिसआर्म करके एज अ वेक्टर यूज किया जाता है। होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना कैसे बनाया जाता है, ताकि वो डीएनए को अपने अंदर ले ले होस्ट। तो इसको डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ये मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो पहले से डाइवेलेंट कैटायन कैल्शियम आयन से ट्रीट किया जाता है। फिर हीट शॉक दिया जाता है कि एकदम हाई टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस पे डाला, फिर आइस पे, फिर रिपीटेटिवली हॉट टेम्परेचर दिया। एक होता है माइक्रो इंजेक्शन के, डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया। बॉलिस्टिक जीन गन, इसमें डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोट किया जाता है गोल्ड एंड टंगस्टन में और उसको हाई वेलोसिटी से बॉम्बार्ड किया जाता है। डिसआर्म पैथोजन वेक्टर जैसे कि HIV वगैरह, रेट्रोवायरस हमने बात की, HIV नहीं। प्रोसेसेस क्या क्या है, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया। अगर वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए लाइसोजाइम डालेंगे। प्लांट में है तो प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनती है तो सेल्यूलेज। फंजाई में तो काइटिनेज डालेंगे। प्रोटीन से अब सारा अंदर का सिस्टम आ गया, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेंगे प्रोटीएज डाल के, RNA को डिस्ट्रॉय करेंगे RNase डाल के, और लास्ट में लिपिड को डिस्ट्रॉय कर देंगे लाइपेज डाल के। अब डीएनए हमारे पास बच गया, उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल डाल के उसे कर लेंगे एक्सट्रैक्ट, और वो हो गया आपका स्पूलिंग। अब डीएनए मिल गया, उसे कट कर लेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, और उस अब जो डिजायर्ड जीन है इसका नंबर्स बढ़ा लेंगे। बार बार ये प्रोसेस रिपीट ना करना पड़े, इसलिए उसके नंबर को एम्पलीफाई करते हैं यूजिंग अ टेक्निक PCR, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। अब पीसीआर में क्या होता है, एक टेम्पलेट डीएनए है। अब इसको करने के लिए चाहिए टेम्पलेट डीएनए, 2 प्राइमर, डीएनटीपीज एंड टैग पॉलीमरेज, जो कि थर्मस एक्वेटिकस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। स्टेप्स क्या है, डीनेचुरेशन 94 टू 95 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करवाया। देन प्राइमर की एनीलिंग कराई, प्राइमर ऐड किया, देन उस चेन का एक्सटेंशन होगा एंड 30 साइकिल्स, अराउंड 30 साइकिल पीसीआर चलाने के बाद अराउंड 1 मिलियन कॉपीज हमें रिसीव होती है। हमने आरडीएनए बना लिया, अब उसको डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से हम इन्हें सिलेक्ट करते हैं। जीन का फिर एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब जो जीन हमने डाला है वो एक्सप्रेस होकर आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए से प्रोटीन, मतलब कि जो एंजाइम या पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं वो बन जाए। देन बायोरिएक्टर, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए इनका यूज किया जाता है, 100 to 1000 लीटर प्रोडक्शन। इनके लिए ऑप्टिमल कंडीशन है टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स। टाइप कौन कौन से, 2 तरह के बायोरिएक्टर है, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर एंड स्पार्क्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाया है उसको मार्केटेबल बनाना, उसका प्योरिफिकेशन, सेपरेशन, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना, ये है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसको क्या किया, फॉर्मुलेशन में, और इसमें क्वालिटी एंड कंट्रोल ट्रायल्स भी किए जाते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स, ताकि वो सेफ तो है इंडिविजुअल्स के लिए। देन आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन वाले पार्ट में। इसमें क्या किया जाता है,
मेजर एप्लीकेशन एरियाज क्या है, थेरेप्यूटिक्स में यूज किया जाता है इंसुलिन, वैक्सीन, हार्मोन, इनके प्रोडक्शन में जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है। डायग्नोस्टिक्स में जैसे पीसीआर, एलिसा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस्ड फूड, बायो रेमिडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, बायो एनर्जी प्रोडक्शन, इन सब में हम जेनेटिकली जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं इनका यूज करते हैं। 3 रिसर्च एरियाज है, इंप्रूव्ड कैटलिस्ट मतलब कि बेटर माइक्रोब्स और प्योरीफाइड एंजाइम, ऑप्टिमल कंडीशन होनी चाहिए, टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन, तभी हम ये पूरी प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर पाएंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब अगर एग्रीकल्चर में इसका क्या काम है, एग्रोकेमिकल बेस्ड, देखो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के मेथड्स है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर हो, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर मोस्ट प्रॉमिसिंग, कि हमें बाहर से पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स वगैरह यूज नहीं करने पड़ेंगे, प्लांट में ही हमने रेजिस्टेंस डेवलप करा दिया यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। लिमिटेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशंस क्या थी, हैवी डिपेंडेंस थी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स पे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा था इनकी वजह से, यील्ड स्टैग्नेशन विद कन्वेंशनल ब्रीडिंग एंड हाई कॉस्ट फॉर स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड। टिश्यू कल्चर क्या किया गया, टिश्यू से प्लांट सेल्स को ग्रो कराया गया, टिश्यू बनाए गए ऑर्गन्स इन स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम। टोटीपोटेंसी का यूज किया जाता है, मतलब वो सेल्स, टोटीपोटेंसी वो एबिलिटी है सेल्स की कि वो एक ही सिंगल सेल से कोई भी ऑर्गन, प्लांट कुछ भी जनरेट कर सकती है, सिंगल सेल से कंप्लीट प्लांट जनरेट किया जा सकता है। कल्चर मीडिया के लिए क्या क्या रिक्वायर है, कार्बन सोर्सेज यानी कि स्यूक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन, अमाइनो एसिड एंड ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। माइक्रो प्रोपेगेशन वो टेक्निक है जिससे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग टिश्यू कल्चर। प्लांट जो प्रोड्यूस हुए वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, सोमा क्लोन्स होंगे। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एग्जांपल रैपिड मल्टीप्लिकेशन, यूनिफॉर्म यील्ड एंड डिजीज फ्री प्लांट्स। कमर्शियल एग्जांपल है बनाना, शुगरकेन, एप्पल एंड टोमेटो। वायरस फ्री प्लांट है, वायरस जो है ये इन्फेक्ट नहीं करते, जो मेरिस्टेम सेल्स है, जो मेरिस्टेम्स में सेल्स प्रेजेंट है उनको वायरस इफेक्ट नहीं करते। तो इन सारे प्रोसेसेस के लिए जो सेल्स है वो मेरिस्टेम वाले सेल लिए जाते हैं, उनको कल्चर करके वायरस फ्री प्लांट बना दिया जाता है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया, मतलब सेल वॉल हटा के अंदर का जो सिस्टम है वो पूरा लिया प्रोटोप्लास्ट, और 2 प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराया जाता है फ्रॉम डिफरेंट प्लांट स्पीसी और एक नया प्लांट बना देते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड जिसे कहते हैं। इसके एग्जांपल है पोमैटो यानी कि टोमेटो एंड पोटैटो, इनका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कराया एंड इनको ये कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हुए। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में क्या आए, ऑर्गेनिज्म जिनके जीन्स को ऑल्टर कर दिया है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनका एग्जाम्पल क्या है, एबायोटिक स्ट्रेस से टॉलरेंस बढ़ गया जैसे कोल्ड, ड्राउट, सैलिनिटी, हीट, रिड्यूस dependence on chemical pesticide, reduced post harvest losses, improved mineral utilization, enhanced nutritional quality। इसका एग्जांपल है गोल्डन राइस जिसमें बीटा कैरोटीन का जीन डाल के विटामिन ए एनरिच्ड राइस बना दिए थे। बीटी कॉटन वेरी हाई यील्ड, सोर्सेज क्या है, बेसिलस थुरिंजेंसिस की हेल्प से बीटी कॉटन बनाया गया। इसमें क्या होता है, क्राइजीन इंसर्ट करते हैं और वो क्या होता है, क्राइजीन एक टॉक्सिन बनाता है जो कि एक प्रोटॉक्सिन है। ये प्रोटॉक्सिन है, जैसे ही कोई इंसेक्ट पेस्ट आएगा इसे खाएगा और उसकी गट में जाके अल्कलाइन मीडियम होगा, वहां पे उसकी गट में जाके ये प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा और बैक्टीरिया को मार देगा। कैसे, उसकी इंटेस्टाइनल एपिथेलियल वॉल में परफोरेशंस करा देगा और अल्टीमेटली पेस्टिसाइड्स पे डिपेंडेंस खत्म हो जाती है इस तरीके से। तो इस तरीके से बीटी कॉटन प्रोड्यूस की गई, पोर फॉर्मेशन हो जाता है। क्राई जीन्स कौन कौन से हैं, क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, ये कॉटन बॉलवॉर्म्स के लिए, क्राई 1 AB है कॉर्न बोरर्स के लिए। और एक है RNA इंटरफेरेंसिंग की बात आप पढ़ते हो, इसमें क्या करते हैं, नॉन सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म इन यूकैरियोट्स, इसमें जीन को साइलेंस कर दिया जाता है। कैसे, जो mRNA है पैथोजन का, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड का जीन इंसर्ट कर दिया जाता है ऑर्गेनिज्म में। जब उसकी कॉम्प्लीमेंट्री RNA स्ट्रैंड बन जाएगी तो वो क्या करेगी, उस वायरस का जो mRNA उससे जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगी, वो डबल स्टैंडर्ड बन गया, तो अब वो साइलेंट हो जाएगा, एक्शन नहीं कर पाएगा, उसका ट्रांसलेशन रुक जाएगा। एग्जाम्पल है मेलिडोवेनी इनकॉग्निशिया एंड यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर सेंस एंटीसेंस RNA प्रोड्यूस कर दिया जाता है। फिर थेराप्यूटिक्स में इसको यूज किया जाता है स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल टू ह्यूमन प्रोटीन, जैसे थेराप्यूटिक्स में इंसुलिन का फॉर्मेशन कराया जाता है, ग्रोथ हार्मोन, इंटरफेरोन्स। अब इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, इंसुलिन में 3 चेन्स होती है ABC, लेकिन ये तीनों चेन जिसमें वो होता है प्रो इमेच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ 2 ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, A एंड B दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होती है।
प्रो इंसुलिन में तो एली लिली ने इनिशियली क्या किया जाता था, जो डायबिटीज पेशेंट है उनमें इंसुलिन के लिए इनिशियली जब जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं यूज की जाती थी तो इनमें क्या होता था कि स्लॉटर्ड पिग्स एंड कैटल्स की पेनक्रिया से इंसुलिन निकालते थे, लेकिन वो ह्यूमंस में एलर्जी कॉज करता था, जिसकी वजह से एली लिली ने 1983 में कंपनी है जिसने जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से इंसुलिन सिंथेसाइज किया। इन्होंने क्या किया, ये पूरा इंसुलिन बनाने की बजाय ए एंड बी चेन को अलग अलग सिंथेसाइज किया, दोनों में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया और मैच्योर इंसुलिन बन गया। इस तरीके से इन्होंने इंसुलिन का फॉर्मेशन कराया। देन इंसुलिन को ओरली क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि ये प्रोटीनेशियस है और प्रोटीन क्या हो जाते हैं, प्रोटीएज एंजाइम डाइजेस्ट कर देते हैं, तो इस वजह से ये ओरली नहीं आईवी रूट से, इंट्रावीनस रूट से आपके इंसर्ट किया जाता है। जीन थेरेपी क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय जीन डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट करके। एडीए डेफिशिएंसी, एसआईडी, एससीआईडी की बात करें हम, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो इसमें क्या होता है, एंजाइम जो इम्यून फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, यहाँ पे जैसे एडीए डेफिशिएंसी वाले बात करें तो यहाँ एडीए का जीन जो है वो डिलीट हो जाता है, और ये डिलीट होने से इसमें स्टेप्स क्या क्या है, तो यहाँ पे जो बच्चा पैदा हुआ एडीए डेफिशिएंसी का, उसमें एडीए का जीन ही डिलीट हो गया, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अगर अर्ली स्टेज पे अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डायग्नोज हो गया तो परमानेंट क्योर हो सकता है, लेकिन आफ्टर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो है क्या किया जाता है, स्टेप में लिम्फोसाइट पेशेंट के निकाले, उनमें हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से एडीए का जीन डाल देते हैं और उन लिम्फोसाइट को कल्चर करके पेशेंट में इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इनका पीरियोडिक इन्फ्यूजन कराना पड़ता है बार बार, क्योंकि लिम्फोसाइट्स जो है इमॉर्टल नहीं है, बार बार थेरेपी देनी पड़ती है, कोई परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट जब है जब इन जीन को इंट्रोड्यूस कराएं अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोन मैरो में, तो ये होता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किया जा सकता है पीसीआर की हेल्प से, कि जीन को अर्ली स्टेज पे ही एम्पलीफाई करके देख लिया किसी भी डिजीज के पैथोजन को। एम्पलीफिकेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए, यूज ऑफ एचआईवी कैंसर म्यूटेशन, प्रोब हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से भी डिजीज डायग्नोस किया जाता है, रेडियो एक्टिव प्रोब यूज किए जाते हैं, है ना, और एलिजा से भी डिटेक्ट किया जाता है। एलिजा एंजाइम एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे बेस्ड होती है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जिनको हमने जिनके जीन्स को हमने ऑल्टर कर दिया है, ये मोस्टली माइस पे यूज किया गया है क्योंकि इनका लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, इजीली मेंटेन कर सकते हैं, जेनेटिकली सिमिलरिटीज इनमें ह्यूमन से। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किस लिए किया जाता है, स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी, डिजीज मॉडल्स, डिजीज को स्टडी करने के लिए, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर्स डिजीज, प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन की सेफ्टी टेस्टिंग, केमिकल टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, क्योंकि ह्यूमंस पे ये टेस्ट नहीं किए जाते, इनके लिए शॉर्टर लाइफ स्पैन के ऑर्गेनिजम्स लिए जाते हैं। एग्जाम्पल है रोजी काउ, 1997 में ट्रांसजेनिक काउ बनाई, इनके में जीन डाला था अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन का और 2.4 ग्राम प्रोटीन पर लीटर ऑफ मिल्क में इसके था। एथिकल इश्यूज क्या है, अनप्रेडिक्टेबल इकोलॉजिकल इफेक्ट है, एथिकल मिसयूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, पेटेंट एक्सप्लॉयटेशन, ये हो गए। अब जो जीईएसी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी, ये सेफ्टी और वैलिडिटी की परमिशंस देती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के, अप्रूव जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड रिलीज। फिर यहाँ दो टर्म्स आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली है बायोपायरेसी, मतलब कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। एमएनसीज बायोपायरेसी करती है, जैसे बासमती राइस का पेटेंट लिया गया था एंड नीम एंड टर्मरिक पेटेंट्स। इंडियाज रिस्पॉन्स पेटेंट लॉ अमेंडमेंट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इंडिजियस नॉलेज। तो ये सारे शॉर्ट नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इन्फी नोट्स, जाके आप वहां से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी बात, ये बहुत ही क्विक रिवीजन था कि आप एकदम लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सको। तो यहाँ पे अगर आपको डिटेल में चैप्टर्स पढ़ने हैं तो लाइव सेक्शन में जाओ, मैंने मैराथन से चैप्टर वाइज यूनिट वाइज हम लोगों ने पूरा सिलेबस आपका खत्म कर रखा है, वहां से आप डिटेल में चैप्टर कर सकते हो। ये इस क्लास का पर्पस सिर्फ इतना था कि एक मोमेंट, एक ही सिंगल बहुत कम टाइम स्पेन में आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सको, एक क्विक रिवीजन हो सके।